हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पिछले कल हमने शुरू कर दिया था जो बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑर्किड का, और जितने भी जो कंसेप्ट थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ऑर्किड की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और बाकी जो भी इसकी कल्टीवेशन टेक्निक है, और बाकी वन लाइनर हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो आप मुझे मेल करना इस आईडी पे mehtappallavi43@gmail.com, ठीक है। इस पे आप नोट्स मेल करना मुझे, ठीक है, और फिर आपको मैं ड्राइव का लिंक दूंगी, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्किड ग्रोथ। तो ऑर्किड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखो, जो ऑर्किड है उसको ह्यूमिड ह्यूमिड क्लाइमेट और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। 75 से 80%, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है। और जो ह्यूमिडिटी है वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 50% से कम ह्यूमिडिटी है तो ऑर्किड की फ्लावरिंग बढ़िया नहीं होती है, ठीक है। तो 50 तो मिनिमम होनी ही चाहिए, बाकी 75 से 80% हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। उसके बाद है फर्स्ट फैक्टर लाइट हो गया, ठीक है। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, रोज में भी ग्लैडियोलस में भी, ठीक है। 3000 से 6000 फीट कैंडल, ये लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर लाइट इंटेंसिटी से कम लाइट मिल रही हो तो कौन सा डिसऑर्डर होता है फ्लावर में, ठीक है। जनरली 3000 to 6000 फीट कैंडल, ठीक है। और शेड भी कई बार ऑर्किड को चाहिए होती है। देखो, जो ऑर्किड को जब हम लगाते हैं ना, डायरेक्ट सनलाइट को वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है। वो ऑर्किड जो है वो पार्शियल शेडी सिचुएशन में ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद है फ्यू जेनरा नीड ओनली 200 से 300 फीट कैंडल लाइट। अब देखो भाई, 3000 फीट कैंडल तो लाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट कुछ जेनरा है जो 200 से 300 फीट इतनी कम लाइट में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। इसलिए उनको ज़्यादा शेडेड रीजन में ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे फेलेनॉप्सिस और सिप्रीपीडियम, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो फेलेनॉप्सिस है इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे, इसका कॉमन नेम क्या था, ठीक है। और जो भी ये किस कैटेगरी में आता है, सिम्पोडियल ऑर्किड है ये कि मोनोपोडियल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया, जो वांडा और अरांडा है, ठीक है, उनको 800 फीट कैंडल लाइट चाहिए होती है, ठीक है। रिंको स्टाइलिस, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसी का ही मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, शेड लविंग, इसमें वांडा लिखा हुआ है, ठीक है। बट जो वांडा होता है ना वो सन लविंग होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। अब देखो, आप कैसे याद रखना है, ये टेबल आप याद रखो। शेड लविंग हो गया, ठीक है। सन प्लस शेड मतलब पार्शियल शेड जिसको चाहिए, और कुछ है सन लविंग, ठीक है। तो जो शेड लविंग है इसमें आप याद रखो फेलेनॉप्सिस, ठीक है, और फेफियोपेडिलम। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, इन दोनों में से किसको हम इंडोर ग्रो करते हैं, ठीक है। मिलनटोनिया हो गया, ठीक है। फाइस हो गया, ठीक है। अब ये पार्शियल वाला, इसमें सिम्बीडियम भी कर सकते हैं, डेंड्रोबियम भी हो सकता है, और कैटलिया भी हो सकता है। फिर है सन लविंग। सन लविंग में देखो, जो वांडा होता है वो वैसे सन लविंग होता है, इसको 6 घंटे की तो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। कटलिया, ठीक है, कटलिया भी सन लविंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है सिम्बीडियम, फिर डेंड्रोबियम, ठीक है। फिर है रेननथेरा। रेननथेरा को तो कॉमन नेम ही सन लविंग था, ठीक है, सन लविंग ऑर्किड बोला था ना लास्ट लेक्चर में। फिर अरंडा हो गया, ठीक है, एरेकनिस हो गया, ठीक है। एक जेनरा में कितनी सारी स्पीशीज होगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं जो सन लविंग है वो सारे ही सन लविंग होंगे, ठीक है। कुछ स्पीशीज ऐसी भी हो सकती है जो शायद थोड़ा शेड को प्रेफर करे, ठीक है। इसीलिए ये हर बुक में डिफरेंट डिफरेंट बुक में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो एक बुक थी जिससे मैंने लिखा था, तो उसमें देखो, उसमें इस तरह से दिया था, शेड लविंग वांडा दिया था, ठीक है।
बट वांडा जो होता है वो सन लविंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलती हूँ MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये इस तरह के डाउट है ना, क्योंकि कोई हट के तो कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं, ठीक है। यही जो स्टैंडर्ड बुक है यही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब जब MCQ प्रैक्टिस करते हैं तब आपको डील करना आ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब देख लो, लाइट इंटेंसिटी जैसे 3000 से 6000 की रेंज है ना, वांडा की देखो 800 फीट है, फीट कैंडल है। तो इससे तो लग रहा है ना कि थोड़ा शेड में भी ग्रो कर सकता है ये, ठीक है। फिर ये देखो सन लविंग का मैंने बनाया है, कडारो, सिम्बीडियम हो गया, डेंड्रोबियम हो गया, रेननथेरा हो गया, एरेंडा हो गया, एरेकेनिस हो गया और ऑन्सीडियम हो गया, ठीक है। रेननथेरा एक यहाँ पे ऑन्सीडियम को ऐड कर लो। ऑन्सीडियम को क्या बोलते हैं, डांसिंग लेडी कैक्टस होता है ना, ये डांसिंग कैक्टस, ठीक है। तो ये देख लो, सिर्फ एक वांडा का कंफ्यूजन है, ठीक है। कहीं पे ये शेड लविंग बोला है, कहीं पे ये सन लविंग बोला है, ठीक है। उसके बाद है पार्शियल शेड, सिम्बिडियम, डेंड्रोबियम, रिंकोस्टाइलस हो गया, एरिड्स हो गया, ठीक है। तो ये जो रिंकोस्टाइलस है इसको पार्शियल शेड भी चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, यहाँ बनाया हुआ है ना मैंने, अरे रिंकू, ठीक है। अरे रिंकू जो दोनों है ये पार्शियल शेड है, अरे रिंकू, ठीक है। तो आप कैसे याद करो, पार्शियल शेड में CD दो मुझे, अरे रिंकू CD दे दे भाई, ठीक है। तो देखो, सिम्बिडियम, डेंड्रोबियम, अरे से अरेड्स, रिंकू से रिंको स्टाइलस, ठीक है। सन लविंग हो गया, करधारो, सिम्बिडियम हो गया, डेंड्रोबियम हो गया, फिर 3A है, एरेंडा हो गया, एरेकेनिस हो गया, अरुंडिना हो गया, ठीक है। R से बारिश, रेननथेरा, जो सन लविंग वाला था ना, सन लविंग ऑर्किड था, ठीक है। O से ऑइनसीडियम हो गया, ठीक है। तो सन लविंग आपने ये याद करने हैं, ठीक है। और ये टेबल देख लेना है, ठीक है। इसमें देखो, इस टेबल के अकॉर्डिंग पार्शियल शेड में कैटलिया भी हो गया, ठीक है। फिर शेड लविंग है, शेड लविंग देखो जो PP है ना दोनों, फेलेनोप्सिस और फेफियोपेडिलम, वो दोनों शेड लविंग है, ठीक है। बट जो ये वांडा है ना, ये हमेशा ही कंफ्यूजन में ही रहा है, ठीक है। इसको मैं कुछ बुक में पढ़ती हूँ शेड लविंग, कहीं में पढ़ती हूँ इसको सन लविंग, ठीक है। तो आप वांडा का डिसाइड कर लो, MCQ प्रैक्टिस करो उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो, लाइट की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी, वांडा को देखो 800 के करीब चाहिए होती है। जो फेलेनोप्सिस और फेफियोपेडिलम है इसको 1500 की लाइट इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब ये शेड लविंग में डाले हुए हैं, ठीक है, 1500 की लाइट इंटेंसिटी में, इस अकॉर्डिंग तो वांडा भी तो 800 फीट कैंडल लाइट चाहिए इसको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये भी तो शेड में ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा ये कंक्लूजन निकलता है कि वांडा सन लविंग हो सकता है बट ये शेड में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 3000 पे कैटलिया है, ठीक है। कैटलिया क्या है, पार्शियल शेड में था, ठीक है। फिर ऑन्सीडियम है, ठीक है। ऑन्सीडियम क्या है, सन लविंग है, ठीक है। जबकि इसमें कितनी 500 के करीब इसकी लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग तो इसको भी मैं शेड में ही डालती, ठीक है। तो देख लो कितना कंफ्यूजन है इसमें। इन शॉर्ट आपने क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है। पार्शियल शेड में ये याद रखना है, अरे रिंकू CD दे दे, ठीक है। तो सिम्बिडियम हो गया, डेंड्रोबियम हो गया, रिंकू हो गया, अरेड्स हो गया, एक इसमें कैटलिया ऐड कर लो, ठीक है। सन लविंग में आपने ये याद रखना है, कडारो, ठीक है। तो उसमें सिम्बिडियम हो गया, डेंड्रोबियम हो गया, रेननथेरा हो गया, 3 ये हो गई, और ऑन्सीडियम हो गया। शेड लविंग में 2 तो है ही, PP, फेफियोपेडिलम और फेलेनोप्सिस, ये तो है ही। और जो वांडा है, ठीक है, वांडा आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो pH कितना चाहिए होता है ऑर्किड के लिए, 5.5 to 6.5, ठीक है। अब रोज और ग्लैडियोलस का भी बताओ, ठीक है। एक पेज में pH सबके लिख लो, ठीक है। उसके बाद है फॉलिएज ऑर्किड, ठीक है। कुछ फॉलिएज ऑर्किड होते हैं जिनको इंडोर के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह याद करना, PPC, ठीक है। फेफियोपेडिलम, फायस और कैलेंथे, इनको आप फॉलिएज ऑर्किड भी बोलते हैं, ठीक है। अब फेफियोपेडिलम तो पता ही है इंडोर में था, ठीक है, मैंने शेडी में ही इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर जो फायस है और कैलेंथी है ये भी शेड में ही पड़ा है, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, लाइट गार्डनिंग इन ऑर्किड। इसमें बोला है ब्लू एंड रेड ऑरेंज रीजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। जबकि जो फार रेड रीजन है वो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट इज
नाउ गिवन टू ऑर्किड, ठीक है, एज अ सप्लीमेंट, ठीक है, टू रिप्लेस सनलाइट, रिजल्ट मोर ग्रोथ एंड मोर फ्लावर, ठीक है। तो लाइट गार्डनिंग का मतलब क्या है, पहले हम ऑर्किड को सनलाइट में ही ग्रो करते थे, ठीक है, अब क्या होने लग गया, आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करने लग गए ऑर्किड को, ठीक है, जो इन स्पेक्ट्रम में आती है। तो उससे क्या होता है, उससे आप सनलाइट की रिक्वायरमेंट को भी रिप्लेस कर पाते हैं, और साथ में जो फ्लावरिंग होती है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अमाउंट में आती है, और गुड क्वालिटी के फ्लावर आते हैं, ठीक है, आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। फिर है जो लाइट गार्डनिंग है, मेड इट पॉसिबल टू ग्रो ऑर्किड इन डेम्प सेलर, मतलब जो सेलर्स होते हैं ना, सेलर्स मुझे बताओ क्या होते हैं, स्टोरेज के लिए होते हैं ना ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंधेरी जगह में, ठीक है, जहाँ पे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे भी अब ऑर्किड को ग्रो करना पॉसिबल हो गया बिकॉज ऑफ दिस लाइट गार्डनिंग, ठीक है। फिर है फोटो पीरियड, जो ऑर्किड है वो डे न्यूट्रल है, ठीक है, ग्लैडियोलस क्या थे वो मुझे बताना, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, बताओ शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल में क्या फ़र्क है, ठीक है। फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने पीछे बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी ये याद रखो कि ऑर्किड जो होते हैं वो जो डे टेम्परेचर वेरी करता है 16 से 21 और नाइट टेम्परेचर 13 से 16, ये लाइन भी आप याद रख लो, ठीक है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बियॉन्ड दिस लिमिट पुअर ग्रोथ होती है, ठीक है, प्लांट डाई भी हो जाते हैं, ठीक है। और जो इसके जो सीड होते हैं वो एक्सा एल्बुमिनस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ठीक है। मिसकंसेप्शन, बोला कि जो ट्रॉपिकल ऑर्किड है, ठीक है, नीड रियली हाई टेम्परेचर, जैसे होता है ना, हम सोचते कि अगर ट्रॉपिकल ऑर्किड है, हमने पढ़े थे ना, उनको टेम्परेचर हाई ही चाहिए हमेशा, ठीक है। तो बोला कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाई टेम्परेचर ही चाहिए, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ऑल जो सारे ट्रॉपिकल ऑर्किड है, ज़रूरी नहीं सबको ही हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो देख लो एक जेनरा है उसमें इतनी सारी स्पीशीज़ है, अब हर स्पीशीज़ में एक्सेप्शन तो होती ही है, ठीक है। यहाँ इवन वैरायटी में एक्सेप्शन होती है, अगर वार्म सीजन की बोलते हैं ना, कोई वार्म सीजन वेजिटेबल है, ठीक है, फिर उसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन होता है वैरायटी में जिसको कूल सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो देखो कितना कुछ पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए बोलते थोड़े फ्लेक्सिबल होके पढ़ो, अपने माइंड को थोड़ा फ्री होके समझने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है। फिर है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या बोला है, 50% ह्यूमिडिटी जो है ऑर्किड के लिए चाहिए होती है, ठीक है। और बोला है एज अ रूल ऑर्किड नॉट थ्राइव वेयर ह्यूमिडिटी इज लेस देन 50%, तो 50% से कम की ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है वाटर, वाटर का ऑर्किड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ऑर्किड के ग्रोथ के लिए, दूसरा वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्किड में, ठीक है, ना ओवर वाटरिंग होनी चाहिए ना अंडर वाटरिंग होनी चाहिए, और जो वाटर आप यूज़ भी कर रहे हो उसकी भी कुछ क्वालिटी है, ठीक है। एक तो जो उसका पीएच है वो एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, पीएच 5 होना चाहिए, ठीक है, गुड डियोनाइज्ड वाटर नीडेड, ठीक है। फिर जो टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर है, जो एयर का टेम्परेचर है वो इक्वल होना चाहिए, जो आप पानी यूज़ कर रहे हो ना, पानी, उसका टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ऑर्किड जहाँ ग्रो किया हुआ है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी आप इतना ठंडा ले आए ऑर्किड को वो डैमेज ही कर ले, ठीक है। अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा वो डैमेज करेगा ऑर्किड को, ठीक है। फिर बोला है जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि हम किस तरह का पॉटिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और क्या ग्रोइंग कंडीशन है। देखो एक बात आप ध्यान से सुनना, ऑर्किड के लिए पॉटिंग मटेरियल जो है ना, पॉटिंग मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ऑर्किड है उसके लिए जो रेन वाटर है वो बेस्ट वाटर होता है, ठीक है, बट ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पॉल्यूटेड एरिया हो, ठीक है, वहाँ क्या, वहाँ तो पॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। तो आप ऑर्किड को रेन वाटर भी दे सकते हो, ठीक है। ओवर वाटरिंग एंड अंडर वाटरिंग हार्मफुल होती है, ओवर वाटरिंग मोर डैमेज लॉस, ठीक है। बोला है कि जो ओवर वाटरिंग होती है, जब हम एक्सेस में पानी दे देते हैं ऑर्किड को, वो ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू अंडर वाटरिंग। तो भाई यही थंब रूल है, बोला जब डाउट है तो पानी ही मत दो, क्योंकि अगर आप कम पानी देंगे ना वो फिर भी चलेगा, ठीक है, बट अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो वो ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, रिंकलिंग होती है,
फिर आप सोचोगे भाई ओवर वाटरिंग देने से तो फूलना चाहिए था ना, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ेगा क्यों। ठीक है, तो देखो जब आप ज़्यादा पानी देंगे तो रूट जो होती है ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ब्लॉक हो जाती है तो ऊपर पानी नहीं जाता है, इस वजह से क्या होता है, रिंकलिंग होता है। येलोइंग ऑफ लीव होती है एक्सेसिव वाटर से। ठीक है, तो देखो रिंकलिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव होती है जब एक्सेस वाटर देते हैं। ठीक है, फिर है स्टॉप वाटरिंग। ठीक है, अगर ऐसे सिम्टम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आपका जो स्यूडो बल्ब है वो सिकुड़ गया हो, पत्ते जो है वो पीले हो गए, तो आप पानी देना छोड़ दो। सिर्फ क्या करना है, हल्का हल्का जो एरियल पार्ट है ना उसमें सिर्फ पानी छिड़कना है, स्प्रे करना है। ठीक है, जड़ों में कोई पानी नहीं देना है। फिर है अंडर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग में भी सिकुड़ जाते हैं पत्ते और स्यूडो बल्ब। ठीक है, जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड हो जाती है। ठीक है, जो रूट होती है वो थिन हो जाती है, स्टार्व्ड हो जाती है। ठीक है, स्टार्व्ड पता है ना, जिसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटरिंग ट्वाइस थ्राइस अ वीक, जो बेस्ट है 2 बार या 3 बार पानी दे दो। ठीक है, हफ्ते में। प्लांट ग्रोन लार्ज पॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर लार्जर सो वाटर लेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, अगर आप बड़े गमले में, ठीक है, ऑर्किड को ग्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तक पानी रहेगा ना इसमें। ठीक है, तो उसमें जो इरिगेशन है कम फ्रिक्वेंटली दी जाती है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा टाइम के बाद करेंगे। ठीक है, उसके बाद है असमंडा, ये आपने याद रखना है। असमंडा और कोकोनट फाइबर जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉटिंग मीडिया होते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर आपने ऑर्किड ग्रो किया हुआ है ये भी मॉइस्चर को अच्छे से रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, देन बार्क और फर्न। देखो ऑर्किड को ग्रो करने के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है। असमंडा हो गया, कोकोनट फाइबर हो गया, फिर जो खाल होती है पेड़ों की वो हो गई, फिर फर्न। ठीक है, फर्न हमने पढ़ा था ना, एज अ फिलर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप बार्क और फर्न यूज करोगे ना उसमें उतना मॉइस्चर रिटेन नहीं हो पाता जितना असमंडा और कोकोनट फाइबर में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है जी प्लांट विद फ्रेशली पॉटेड वाटर वेरी स्पेरिंगली। ठीक है, देखो जैसे आपका ना प्लांट ऑर्किड आपने लगा दिया है, ठीक है, गमले में लगा दिया है, अभी तो ये नया नया लगाया हुआ है तो इसमें जो है पानी बहुत कम चाहिए होता है शुरू में। ठीक है, जब तक रूट्स की ग्रोथ बढ़िया ना हो जाए। ठीक है, एक बार जब रूट अच्छे से आ गई फिर आपको इसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा करना है। ठीक है, और जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, ठीक है, फिर क्या है, पानी देना छोड़ दो कंप्लीटली। ठीक है, ताकि क्या होता है, देखो जब स्ट्रेस कंडीशन आती है ना तब फ्लावरिंग होती है। ठीक है, ये एक याद रखना, जब भी लाइफ में ना आपको स्ट्रेस होगा तो समझना उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया होने वाला है। ठीक है, जब प्लांट मैच्योर हो गया ना, ठीक है, मैच्योर हो गया, फुली डेवलप हो गया, तब क्या करना है, पानी देना छोड़ देना है। ठीक है, जब पानी देना छोड़ दोगे स्ट्रेस कंडीशन आएगी। ठीक है, तब क्या होगा, फ्लावरिंग इंड्यूस होगी ऑर्किड में। ठीक है, ऑर्किड इन वाइल्ड, ठीक है, जैसे ऑर्किड बाहर लगाया है, जंगल में लगाए हुए हैं, ठीक है, उसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पानी क्या है, बारिश से आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्किड वाइल्ड का मतलब है जैसे जंगल में है। ठीक है, जंगलों में ऑर्किड होते हैं। ठीक है, देखो कुछ तो टेरेस्ट्रियल ऑर्किड है, गमलों में लगाए हुए हैं। ठीक है, हैंगिंग बास्केट्स में लगाए हुए हैं, कुछ कुछ है जो वाइल्ड में लगाए हुए, जंगल में, मतलब एपिफिटिक है, ग्रो कर रहे हैं वो। ठीक है, पेड़ों पे ग्रो कर रहे हो, ट्री पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, पानी कहाँ से लेंगे, वो बारिश होगी उसका पानी आएगा। ठीक है, हम खुद से उसको पानी सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बारिश का पानी उसको मिलेगा और जो रूट है, रूट के चारों तरफ एक स्पॉन्जी एपिडर्मिस की लेयर होती है, वो उस पानी को सोखेगा, उसको क्या बोलते हैं, वेलेमन। ठीक है, हाई मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन एटमोसफेयर, लोअर मॉइस्चर कंटेंट शुड बी इन पॉटिंग मीडिया। ये बोला है जैसे हमने ऑर्किड को गमले में लगाया हुआ है, पॉट में लगाया हुआ है, तो बोला है जो ये पॉटिंग मीडिया है ना यहाँ पे मॉइस्चर कम होना चाहिए। ठीक है, जितना रिक्वायर है उतना होना चाहिए, बट जो एटमोसफेयर है ना वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो तो वो बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ना थोड़ा सूखा भी हो गया ना पॉटिंग मीडिया तो यहाँ से पानी मॉइस्चर सोख लेगा ये। ठीक है, और उससे क्या होगा, वाटर की कमी नहीं होगी। ठीक है, ना ही ओवर वाटरिंग के चांसेस है इसमें। ठीक है, पॉटिंग मीडिया ना ज़्यादा गीला रहता है ना ज़्यादा ड्राई रहता है। ठीक है, तब बोला कि जो मॉइस्चर होता है ना, जिस कमरे में रखा है आपने पॉट या कहीं पे भी किसी भी जगह एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, वहाँ क्या होना चाहिए, आपका मॉइस्चर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है,
फिर बोला है कि अगर मान लो आपका गमला पूरे तरीके से सूख गया है, जहाँ आपने ऑर्किड लगाया हुआ है बहुत ही ड्राई हो गया है, ठीक है, तब सीधा इसको उठा के पानी में डिप कर लो, ठीक है। इफ टू ड्राई कैन सबमर्ज और टोटल डिप पॉट इन वाटर, ठीक है। जबकि ये हर बार नहीं करना है, हर दिन नहीं करना है, कभी कभार अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है ये गमला, तो इसको सीधा डिप भी कर सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्किड रिक्वायर मोर वाटर देन एपिफिटिक, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पढ़ा था ना, जो वाइल्ड में ग्रो करते हैं एपिफिटिक टाइप, उसको मिनिमम सप्लाई चाहिए होती है पानी की, ठीक है। वो भी कहाँ से पूरी होती है, बारिश के पानी से, ठीक है। तो यही बोला है, जो एपिफिटिक है उसमें क्या होता है, वेलेमन होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है। तो जब बारिश का पानी आता है ये उसको सोख देता है, ठीक है। जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्किड में कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। और कुछ ऑर्किड ऐसे हैं जिनके मोटी लीव है, ठीक है, बड़े बड़े स्यूडो बल्ब है, ठीक है। तो देखो सकुलेंट के भी तो मोटे लीव्स होते हैं ना, तो सकुलेंट जीरोफाइट्स है ना, उनको ऐसी जगह पे लगाते हैं ना जहाँ पानी की कमी हो, क्योंकि ये अपने में स्टोर कर लेते हैं पानी। तो वही है, थिक का मतलब ये है, ठीक है। अगर थिक लीव हो, स्यूडो बल्ब हो, तब ये पानी को स्टोर करते हैं, स्टोरेज डिवाइस की तरह एक्ट करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सुटेबल फॉर ड्राई एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर थिन लीव्स है, ठीक है, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अब देखो यार, एक मोनोपोडियल है, एक सिम्पोडियल है, इसमें से बताओ पानी की ज़रूरत किसको ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर है कुछ स्पीशीज़ है जैसे फेफियोपेडिलम, ठीक है। पेडिलम का मतलब है, मैं पता कैसे याद रखती हूँ उसको, जो पैड है इससे मैं पैर याद रख लेती हूँ, पैर, ठीक है। तो ये क्या है, वीनस स्लीपर ऑर्किड है, ठीक है। ये सिम्पोडियल है बट इसमें स्यूडो बल्ब नहीं है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसको हमेशा ध्यान रखना है हमने, पानी का मॉइस्ट रखना है इसको, ठीक है। तो ये था, बाकी ये था, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पिछली बार मैंने इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। कैटलिया लेबियाटा नॉट फ्लावर व्हेन नाइट टेम्परेचर इज हायर देन 21 डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो बोला जो कैटलिया है, अगर 21 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा रात का तब ये फ्लावर नहीं करता है, तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। मोस्ट सिम्बिडियम स्पीशीज नीड 13 से 16 डिग्री ड्यूरिंग नाइट एंड प्लेंटी ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग डे टाइम फॉर प्रॉपर प्लांटिंग। मैंने टेम्परेचर का आपको बता दिया है, बट ये कुछ वन लाइनर है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। डेंड्रोबियम क्रूमेंटेटस flower only in response to sudden drop of 10 degree temperature. However, in all cases temperature change must not be too sudden. बोला कि ये तभी फ्लावर करेगी वाली स्पीशीज ना जब एकदम से सडन टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। इसको सडन जो चेंज होता है ना टेम्परेचर में, वो क्या करता है, फ्लावर को इंडक्शन में हेल्प करता है। लो टेम्परेचर जो होगा एट फुट इल किल प्लांट टिश्यू जस्ट एज बर्निंग डज। अगर बहुत कम टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, जनरली प्लांट को इंजरी हो जाती है, ठीक है, और ऐसे लगते हैं उसके पत्ते जैसे जल गए हो, ठीक है। पढ़ा है ना आपने कोल्ड इंजरी, ठीक है। अब फ्लोरल बायोलॉजी, इसमें तो कोई टाइम लगना नहीं, सब पढ़ा हुआ है। 3 इनर जो है फ्लोरेट है उनको पेटल बोलते हैं। 1 इज मॉडिफाइड, किसमें मॉडिफाइड है, लिप और लेबुलम में। इन द बड, ठीक है, लिप इज अपर मोस्ट पेटल, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होती है, लिप अपर मोस्ट होती है, ठीक है। बाद में क्या होती है, ये 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर जाती है और लोअर मोस्ट पेटल बन जाती है, ठीक है। पेडिसिलेट ओवरी, कल मैंने बता दिया है पेडिकल क्या होता है, पेडंकल क्या होता है, ठीक है। पेडिसिलेट ओवरी होती है जिसमें ओवरी पेडिसल के साथ अटैच होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को रुसुपिनेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर बोला जो कॉलम है वो ऑर्किड का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों है, क्योंकि जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो क्या है, एक ही जगह पे है, फ्यूज्ड है, ठीक है, फ्यूज्ड है। ऑर्किड फ्लावर हैव लेमन क्लोव लेवेंडर ऑयल फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो कुछ ऑर्किड के फ्लावर है जिससे कैसी खुशबू आती है, नींबू की, ठीक है, क्लोव की, लौंग की, ठीक है, और लेवेंडर ऑयल की तरह आती है, ठीक है। फिर है फ्यू आर मेलोड्रस, कुछ इतने बदबूदार है कि भाई मुश्किल है, ठीक है। हाईली पॉलीमॉर्फस लिप लेडी स्लीपर ऑर्किड, ये बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट जो इसका लेबुलम है, कल मैंने फोटोज दिखाई थी ना, तो जो ये
लेबिलम था, इसके कितने तरह के डांसिंग जो स्टाइल का जो ऑर्किड था ना ऑन्सीडियम, उसमें भी तो देखो लिप की ही शेप ऐसी लग रही थी जैसे कोई लड़की नाच रही है, ठीक है। फिर जो लेडी स्लीपर है पेपियोफेडिलम, ठीक है, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि जो चप्पल जैसी शेप बनी थी वो किसकी बनी थी, लेबिलम की वजह से बनी थी। तो देखो हाईली पॉलीमॉर्फस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो मॉर्फोलॉजी फ्लावर को देता है ये। फिर है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ऑर्किड का, स्टेमन एंड पिस्टिल, वो फ्यूज है, ठीक है, टू फॉर्म कॉलम गाइनोस्टीमियम। और क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। रोस्टेलम क्या होता है, मेल एंड जो फीमेल पार्ट है उसको सेपरेट करती है, एक फ्लैप होता है, एक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे मेल पार्ट है और यहाँ फीमेल पार्ट है, बीच में होगा ये, ठीक है, और ये सेपरेट करेगा दोनों को और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। उसके बाद है पॉलिनेशन। देखो जो ऑर्किड होती है ना उसमें सेल्फ भी होती है कईयों में, ठीक है, बट मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन होती है। बर्ड करते हैं, बर्ड करेंगे, इंसेक्ट करेंगे, सांप भी कर लेते हैं कई बार। अब देखो वो मिमिक्री वाला फीचर पढ़ा था ना, मुझे बताओ जो बी ऑर्किड है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इंसेक्ट है, देखो मिमिक्री होती है, ठीक है, या फ्लावर ट्विस्ट कर जाता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने मिमिक्री भी उसमें बताया था, रिसुपिनेशन मैंने बताया था, ठीक है। फिर है ए मेडिटेरेनियन ऑर्किड है जो ऑफाइरिस, वो मिमिक्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर लॉन्ग स्टेम्ड मोनोपोडियल मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। आप देख लो वांडा है, एरिड्स है, रेननथेरा है, ठीक है, एंग्राइकम है, तो देख लो ये मोनोपोडियल है सारे, ठीक है। डिफिकल्ट टू डिवाइड, ठीक है, देखो जो मोनोपोडियल ऑर्किड होते हैं ना ये ऐसे को ग्रो कर रहे थे, एक ही एक्सिस थी, ठीक है, जबकि जो सिम्पोडियल है वो हॉरिजेंटली ग्रो कर रहे थे, ठीक है। इसकी ग्रोथ की डायरेक्शन इस तरह से थी मोनोपोडियल की, और सिम्पोडियल की इस तरह की थी हॉरिजेंटली। अब इसमें देखो इतनी सारी स्टेम्स आ रही थी, ठीक है, सेकेंडरी स्टेम्स आ रही थी हर साल, तो इनको डिवाइड करना ईजी है, ठीक है। इसमें बोला है जो ये लॉन्ग स्टेम्ड मोनोपोडियल है वो डिफ़िकल्ट टू डिवाइड है, डिवाइड नहीं हो पाते हैं ये, इसीलिए इसमें कटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो अगर एक जर्नल आएगा मोनोपोडियल में कौन सी प्रोपेगेशन मेथड यूज़ करते हैं तो वो कटिंग होती है, ये आप माइंड में बिठा लो। देखो जो मोनोपोडियल है वो वर्टिकल ग्रो करता था, ये डायरेक्शन थी इसकी ग्रोथ की, ठीक है, और एक ही एक्सिस थी इसमें। जो सिम्पोडियल है ये इस तरह ग्रो करता था, इसमें जो थी प्राइमरी स्टेम तो इधर को ग्रो कर रही थी, बाकी ये सेकेंडरी स्टेम्स इधर को ग्रो कर रही थी, तो ये इजीली डिवाइड हो सकते हैं ना, जबकि ये इजीली डिवाइड नहीं हो सकते मोनोपोडियल, ठीक है। फिर बोला है ओनली हेल्दी प्लांट पार्ट, ठीक है, एरियल रूट्स होती है इसमें, मोनोपोडियल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर वही बोला है तो जो इनको कट कर देते हैं पीसीज में, ठीक है, और कटिंग की तरह इसको ग्रो करते हैं, ठीक है, रूट्स के साथ, ठीक है। तो सेवरल पीसीज अलॉन्ग विद इट्स रूट, ठीक है, जो पीसीज होते हैं इसके साथ रूट, जो एरियल रूट भी साथ में चाहिए, फिर ये न्यू प्लांट बना देते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल प्लांट है वो और ज़्यादा एरियल रूट बना देता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और जो फ्लावरिंग होती है इस तरह से अगर हम ग्रो करेंगे कटिंग के यूज़ करके तो 3 साल के अंदर फ्लावरिंग आती है। देखो ये मोनोपोडियल ऑर्किड है, ठीक है, ये देख लो ये रूट सिस्टम है, एरियल रूट है, ठीक है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो अलग अलग से आपके पास डिवीज़न है, ठीक है, उसके बाद जो पीसीज है इनको ग्रो कर दिया, ठीक है। फिर देखो ये 3 साल के अंदर फूल आ जाएंगे, ठीक है। और जो ओल्ड मदर प्लांट होगा उसमें क्या है, उसमें दोबारा से एरियल रूट डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ना, ये मोनोपोडियल है, ये फोटो याद रखना, इसकी जो रूट्स है, ठीक है, उसको कुछ कुछ कट करके उनको अलग से ग्रो कर दो, फ्लावरिंग आ जाएगी 3 साल के बाद, और जो मदर प्लांट है इसमें दोबारा से एरियल रूट हो जाएगी डेवलप, ठीक है। उसके बाद है जी अब प्रोपेगेशन, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये देख लो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, डिपेंडेंसी बिटवीन फंगस एंड ऑर्किड, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। प्रेजेंस ऑफ फंगस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है, क्योंकि एक्स एल्बुमिनस सीड है तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है, फंगस प्रोवाइड करती है, ठीक है। फंगस को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं उसको स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। फिर जो फंगस जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी ना मीडिया में, ठीक है, जो पॉटिंग मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको डालेंगे, जब पूरी तरह से उसमें बढ़िया से उसके हाइफी ग्रो कर जाएंगे फिर उसमें ऑर्किड के सीड को हम सो करेंगे, ठीक है। फिर ये जो फंगस है ये क्या करेगी, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और ऑर्किड जर्मिनेट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। बट जो ये मेथड है ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है,
ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें क्या करेंगे, एसिम्बायोटिक मेथड है, मतलब इसमें फंगस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें सीधा क्या करेंगे, जो पॉटिंग मीडिया है आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप न्यूट्रिएंट्स डाल दो डायरेक्ट, ठीक है। सेम वही सब्सटेंस जो फंगस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इससे क्या होती है, जर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। फिर हाई डिग्री ऑफ स्टरलिटी बोथ इन सोइंग मीडिया एंड सीड नेसेसरी, मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। फिर है जर्मिनेशन, जो मीडिया है ना सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, MS मीडिया, कुंडसन मीडिया, ये याद रखना, कई बार सीधा ही आ जाएगा कुंडसन मीडिया या ओस्मुंडा मीडिया इज रिलेटेड टू, तो वो ऑर्किड है, ठीक है। फिर बर्गेफ है, निच्स है, वेसन वेंट है, ठीक है। उसके बाद है मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। तो देख लो, एक बात मैं आपको बता दूं, जो टिश्यू कल्चर है उसका पार्ट है ये मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। और जो कमर्शियली ऑर्किड की प्रोपेगेशन होती है वो टिश्यू कल्चर से होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मेरिस्टेम कल्चर में क्या करते हैं, जो मेरिस्टम होता है ना उसको लेते हैं, ठीक है। उसको हम MS मीडिया हो गया उसमें ग्रो करते हैं, लैब कंडीशन में ग्रो करते हैं, इन विट्रो होती है ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो प्लांट्स आएंगे ना वो ट्रू टू टाइप होंगे, ठीक है, डिट्टो होंगे जैसा इसका पेरेंट मटेरियल है, उसको बोलते हैं मेरिक्लोन, ठीक है। जो मेरिस्टम से बनता है वो मेरिक्लोन होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम डिमांडिंग और लैब वर्क है ये, ठीक है। इसके लिए जो ऑर्किड जिनके लिए सूटेबल है, सिम्बिडियम है, डेंड्रोबियम है, कैटलिया है, कैलेंथे है, ऑन्सीडियम है, ओडोंटोग्लोसम है, जाइगोपेटलम है, मिटोनिया है, ठीक है। अब देखो, जब भी आप इस तरह से एग्जाम्पल पढ़ते हो ना तो आपको पूरा सिम्बिडियम के बारे में भी 2-3 पॉइंट सोचने हैं, कैटलिया के बारे में भी 2-3, इस तरह से आपका सब कवर हो जाएगा ऑर्किड, ठीक है। ये रिसेंट है ये मेथड, ठीक है, और कमर्शियली भी यूज़ होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद देख लो, कमर्शियली जो मेथड है प्रोपेगेशन का वो टिश्यू कल्चर है। फर्स्ट टिश्यू कल्चर जो लैब है वो AV थॉमस लैब है, 1984 में डेवलप हुई, ठीक है। फिर है प्रोपेगेशन के मेथड है, मोनोपोडियल में क्या करते थे, एक तो हमने स्टेम कटिंग पढ़ा था हमने, ठीक है। स्टेम कटिंग करते थे, इसमें एरियल रूट को कट करते थे, ठीक है। स्टेम लेते थे, थोड़ा सा एरियल रूट का पोर्शन लेते थे, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्लावर स्टॉक कटिंग है, लेयरिंग बोला है, ठीक है। उसके बाद जो ये लेयरिंग है ना ये वांडा में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वांडा में होती है लेयरिंग, ठीक है। और वांडा किस में आता है, मोनोपोडियल ऑर्किड में आता है, ठीक है, पढ़ा था ना हमने, VVAARR कुछ बनाया था ना उसका, ठीक है। तो इस तरह से बनाओ, इसीलिए आपको जल्दी माइंड में वो रहेगा रिटेन। फिर सिम्पोडियल ऑर्किड है, डिवीज़न हो गया, ऑफ शूट हो गया, ठीक है, कीकीज, ठीक है, कीकीज का यूज़ करते हैं। बैक बल्ब हो गया, स्यूडो बल्ब को बोलते हैं, ठीक है। जो स्यूडो बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। फिर ये चार्ट है प्रोपेगेशन का, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ जगह पे ये लिखा था कि भाई जो सिम्पोडियल ऑर्किड है, ठीक है, ये सब है, ठीक है, इनको कटिंग से करते हैं, ठीक है। और जो मोनोपोडियल ऑर्किड है उनको ऑफ शूट और कीकीज से करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने तो कटिंग से क्या पढ़ा है, मोनोपोडियल पढ़ा है। अब ये देख लो, कटिंग से प्रोपेगेशन वांडा में होता है, ठीक है, और वांडा क्या है, मोनोपोडियल, ठीक है। एरेकिनिस में होता है, एस्कोसेंट्रम में होता है, ठीक है। फिर फ्लावर स्टॉक है, ठीक है, फ्लावर स्टॉक की कटिंग बोला है ना, फ्लावर स्टॉक की कटिंग से क्या होता है, फाइस और फेलेनोप्सिस। फिर लेयरिंग, लेयरिंग से कौन सा होता है, वांडा, ठीक है। तो देख लो, मोनोपोडियल के जो प्रोपेगेशन का मेथड है वो क्या है, स्टेम कटिंग हो गया, ठीक है, फ्लावर कटिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, लेयरिंग हो गया, ठीक है। देखो, फिर टॉप कटिंग से होता है वांडा, ये भी आपने याद करना, कई बार अगर टॉप कटिंग पूछेंगे वो भी वांडा। उसके बाद है सिम्पोडियल्स, ठीक है, ऑफ शूट और कीकिस, किस किस में है ऑफ शूट, डेंड्रोबियम और फेफियोपेडिलम में। मैंने आपको बहुत बार बताया ना कि किस इन दोनों में होता है, ठीक है। फिर डिवीज़न किस में है, डेंड्रोबियम, कैटलिया, ठीक है, एफिडेंड्रम, ऑन्सीडियम, सिम्बिडियम, ठीक है। उसके बाद है ऑफ शूट आर मिनिएचर प्लांट, ऑफ शूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद रूट फ्रॉम द नोड ऑफ ओल्ड कैन, ठीक है, शूट ऑन ऑर्किड एट नोड रीजन कॉल्ड कीकीस। तो ये ऑफ शूट क्या होते हैं, छोटे छोटे आते हैं, बेबी शूट्स आते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, जो नोड एरिया होता है ना, जो इसकी स्टेम में जो नोड होता है वहाँ से अराइज होते हैं, उसको कीकीस बोलते हैं, ऑफ शूट भी बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कमर्शियल मेथड, टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोपेगेट ऑर्किड बाय
जो टिश्यू कल्चर है वो फेलेनोप्सिस में किया था जी रोटर ने। तो पहली बार जो टिश्यू कल्चर को ट्राई करा था ना वो जी रोटर ने करा था फेलेनोप्सिस में। इसको कौन सा ऑर्किड बोलते हैं, कॉमन नेम बताओ, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट टिश्यू कल्चर ऑर्किड वाज डिस्कवर्ड बाय जी मॉरेल। फिर बोला जो पहला सक्सेसफुल जो ऑर्किड बना टिश्यू कल्चर से, ठीक है, वो किसने बनाया, जी मॉरेल ने 1960, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी फेलेनोप्सिस को प्रोपिगेट करा था इसके थ्रू, ठीक है। तो देख लो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर बोला पहला ऑर्किड किसने डिस्कवर किया तो जी मॉरेल करना है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पूछेंगे तो जी रोटर करना है, ठीक है। अब कैसे कैसे ये इन विट्रो सीड कल्चर, जो सीड है, इन विट्रो का मतलब होता है टिश्यू कल्चर में सीड को कैसे करना है कल्चर, ठीक है। तो जो इसका सीड है छोटा होता है, एग्स एल्बुमिनस होता है, जर्मिनेशन का टेम्परेचर ये देखो सब लिख दो यहाँ पे। सीड ट्रीटेड विद, सीड को किसके साथ प्री ट्रीटमेंट करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, ठीक है। तो देखो एक कैप्सूल में इतने सीड होते हैं, 50,000 से 60,000 सीड, ठीक है। बोला कुछ में 5 लाख तक के भी सीड हो सकते हैं कैप्सूल में, ठीक है। उसके बाद है ईच सीड क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, एम्ब्रियो इसका प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और कोई भी फंक्शनल एंडोस्पर्म नहीं होता है, विदाउट एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अंडर नेचुरल कंडीशन ऑर्किड सीड जर्मिनेट इन एसोसिएशन विद फंगस। तो देखो बताया था ना, एक सिम्बायोटिक था, एसिम्बायोटिक था। सिम्बायोटिक में क्या होता है, फंगस के साथ इसको ट्रीट करना होता है, ठीक है, या पॉटिंग मीडिया में फंगस की ग्रोथ करवानी होती है। एसिम्बायोटिक मेथड है, उसमें क्या करेंगे, पॉटिंग मीडिया में डालेंगे सीड को, वो ऐसा मीडिया होगा जिसमें न्यूट्रिशन रिच होगा वो, ठीक है, तो उसमें फंगस की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, जो ऑर्किड के सीड जर्मिनेट करते हैं वो माइकोराइजल फंगस की वजह से, क्योंकि अगर आप ऐसे फेंक दोगे ऑर्किड के सीड तब न्यूट्रिशन तो नहीं होगा ना नेचर में, ठीक है। तब क्या होगा, माइकोराइजल जो एसोसिएशन होती है वो सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद की किसके बारे में पढ़ लिया है, किस में होता है, डेंड्रोबियम में होता है, ठीक है। ये शूट होती है जो नोड से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद है जर्मिनेशन, जो फास्ट जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से मीडिया है सीड के लिए, कुडसन मीडिया हो गया, एमएस मीडिया हो गया, ठीक है, बर्गेफ हो गया, निश्च मीडिया हो गया, वियसन एंड वेंड मीडिया हो गया। फिर एपिफिटिक ऑर्किड के लिए कौन से मीडिया है, ठीक है, जैसे एपिफिटिक ऑर्किड प्लांट पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर इसी को ही आपने मीडिया में ग्रो करना है कौन कौन से यूज़ करेंगे, असमंडा हो गया, पॉलीपोडियम हो गया, स्फेगनम हो गया और ट्री फर्न हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था ना इसकी पेक्यूलियर न्यूट्रिशनल हैबिट है, वो मैंने बता दिया था क्या है, तो ठीक है। उसके बाद ये देख लो ऑर्किड ग्रो इन नेचर, ठीक है, नेचर में ग्रो करेंगे, ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर इसको ऑर्किडेरियम में ग्रो करेंगे तब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में करते हैं। और अगर फर्टिलाइज़र को लिक्विड फॉर्म में करेंगे वाटर के साथ तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन, ठीक है। और इसमें हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो नेचर में कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, ठीक है। और लिक्विड को स्प्रे करेंगे अगर आप ग्रो कर रहे हो इसको ऑर्किडेरियम में, ठीक है, जैसे NPK 17-17-17 20-20-20, ठीक है, उसको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे, उसको आप स्प्रे कर दो, ठीक है। उसके बाद है फीडिंग प्रिंसिपल, बोला है कि कम कम दो, स्मॉल स्मॉल डोज दो बट बार बार दो, ठीक है। फिर बोला है कि उन्हीं ऑर्किड को आप स्प्रे करो जिनमें ऑलरेडी ग्रोथ बढ़िया हो गई। बोला था ना पहले ऑर्किड को लगाएंगे, ठीक है, पहले रूट की ग्रोथ करेंगे फिर वो मैच्योर होगा, ठीक है। उसके बाद है फीड ओनली पीरियड ऑफ मैक्सिमम एक्टिव ग्रोथ, बोला जब एक्टिव ग्रोथ हो रही होगी ना ऑर्किड की तब इसको ज़्यादा करना है फीड, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक तरीके से भी आप न्यूट्रिशन को सप्लाई कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्या है, गोबर डाल दो, चिकन मैन्योर डाल दो, ग्राउंड नट केक डाल दो, नीम केक डाल दो, ठीक है, पानी में डुबो के इस रेशो में, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक क्या है, NPK फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर लो, ठीक है। एक तो ये फर्टिगेशन कर लो और दूसरा ये बोला है, ठीक है, 2% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस और 0.2 to 0.5% पोटाशियम, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन ऑर्किड्स, ठीक है। ऑर्किड में फ्रूट कौन से होते हैं बताओ मुझे, रोज़ में कौन से है और ग्लैड्यूलस में कौन से है, ठीक है। तो देख लो
फिर बोला है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, इसको भी अगर आप देंगे ना फ्लावरिंग से पहले तो फ्लावरिंग की यील्ड इंक्रीज हो जाती है। फिर जो IBA है, ठीक है, वो क्या करता है, न्यू शूट्स को प्रमोट करता है, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले तो भाई ज़रूरत नहीं है नेचर में न्यूट्रिशन की, बट अगर आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी ही है, अगर आप ऑर्किडेरियम में ग्रो कर रहे हैं, बताओ मुझे पहला ऑर्किडेरियम कहाँ बना था, ठीक है, तो आप ये सब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो ये ऑर्गेनिक सप्लाई करते हैं ना आप न्यूट्रिएंट्स की, तो उसका डिसएडवांटेजेस बताया है कि जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं पॉटिंग मीडिया में, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर है फर्टिलाइजर डोज शुड डाइल्यूटेड, मतलब पानी के साथ डाइल्यूट करना होता है, डाइल्यूट होता है पानी के साथ मिला के उसको डाइल्यूट करना, ठीक है। इससे क्या होता है, ओवर फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो कई बार प्लांट को बर्न कर देते हैं, इसीलिए डाइल्यूट करना चाहिए। लीफ बर्न टिप हो जाते हैं, ठीक है, जो लीफ होती है वो बर्न जली सी फील होती है। उसके बाद एक ओहियो स्प्रे आता है, ठीक है, लिक्विड स्प्रे है जो ऑर्किड में यूज़ करता है ताकि हेल्दी ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद है पॉटिंग इन ऑर्किड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जब ऑर्किड को हम ग्रो करेंगे ना पॉट में, फिर उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद उसको दोबारा से उसका पॉट चेंज करना होता है, उसको बोलते हैं रीपॉटिंग, ठीक है। रीपॉटिंग हमेशा एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में करेंगे, ठीक है। जब ऑर्किड डोरमेंसी में होगा तब नहीं करेंगे, जब एक्टिव ग्रोथ हो रही होगी वेजिटेटिव ग्रोथ तब हम रीपॉटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऑर्किड को लगाना है तो कंटेनर कौन कौन से यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो देखो नेचर में तो जो ऑर्किड ग्रो करते हैं वो ट्री की ट्रंक में ग्रो करते हैं, सॉइल में, क्रिविसिस में, रॉक में, ठीक है, वो कंटेनर होते हैं नेचुरली। अगर हमने ऑर्किडेरियम में ग्रो करना है ऑर्किड को तो हम गमले यूज़ कर सकते हैं, पॉट क्ले के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। फिर हम बास्केट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर वुडन लॉग हम यूज़ कर सकते हैं जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं। फिर ट्री फर्न हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार जो ट्री में जो होते हैं ना फर्न की ग्रोथ हुई होती है, ठीक है, उसका जो टुकड़ा ले लेते हैं उस ट्री के पोर्शन का, उसको हम एज अ कंटेनर यूज़ करते हैं। फिर कोकोनट हस्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट भी बहुत बढ़िया कंटेनर है, ठीक है। उसके बाद बोला है जो क्ले पॉट होता है ना वो बेस्ट होता है ऑर्किड के लिए, होल कर देते हैं कंटेनर में, ठीक है। इससे क्या होता है, गुड ड्रेनेज, बढ़िया ड्रेनेज होती है, क्योंकि हमें पता है ऑर्किड में ओवर वाटरिंग बहुत हार्मफुल होती है, इसीलिए जो भी कंटेनर यूज़ करते हैं उसमें होल्स कर देते हैं, ठीक है। फिर साइज़ क्या होना चाहिए कंटेनर का, थंब साइज़ जितना आपका अंगूठा है, ठीक है, 2.7 इंच से 20 इंच तक साइज़ वेरी कर सकता है। मैंने आपको बताया ना कि ऑर्किड कुछ छोटे भी होते हैं। बताओ इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्किड कौन सा है जिसकी 1 सेंटीमीटर साइज़ है, ठीक है। अब बास्केट की बात करेंगे तो बास्केट जो होता है जनरली स्क्वायर शेप की बास्केट को यूज़ करते हैं, लकड़ी की बास्केट, ठीक है। बास्केट में बढ़िया सी एयर सर्कुलेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो वुडन लॉग हो गए, ट्री फर्न ब्लॉक हो गए, ठीक है, जो ट्री फर्न का जो टुकड़े होते हैं ना पेड़ों का, उसको कट करेंगे डिफरेंट साइज में, और जब ऑर्किड को इस पर ग्रो करना है तो ऑर्किड को ना कॉपर वायर की हेल्प से इससे बांध लेंगे, ठीक है। फिर है प्लास्टिक पॉट हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉट के नाम है, कम्युनिटी पॉट, नट पॉट, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि जो बार्क होती है ना, खाल होती है पेड़ों की, उसको भी कंटेनर में यूज़ करते हैं, ओक हो गया, पाइन हो गया, ठीक है। अब देखो कंटेनर का मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कंटेनर यूज़ करने हैं, ठीक है। अब है कंटेनर के अंदर क्या मीडिया रखना है, ऑर्किड को ग्रो करने के लिए मीडिया कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो जो पॉट और कंटेनर है उसमें ऐसा मीडिया यूज़ करेंगे हम कि प्रॉपर एरिएशन हो, हवा प्रॉपर जाए, ड्रेनेज प्रॉपर हो, पानी की ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम ना आए, और रिच इन मिनरल रिच न्यूट्रिशन होना चाहिए। देखो यार अगर तो आप बिल्कुल नेचर में कर रहे हैं, ठीक है, तब तो क्या है, फंगस की एसोसिएशन हो जाएगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मीडिया ऑर्किडेरियम में यूज़ कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो फंगस की हाइफी ग्रो करवा दो मीडिया में, अगर ये नहीं करना है तो आपने क्या करना है, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। पॉटिंग मीडिया है वो रिच होना चाहिए मिनरल न्यूट्रिशन में। फिर पॉटिंग मीडिया डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये कुछ है जो पहले यूज़ होते हैं और आजकल असमंडा वगैरह न्यू मीडिया भी आ गए हैं, ठीक है, जैसे वर्मिक्यूलाइट है, पीट मॉस है, ट्री फर्न फाइबर है, चारकोल है, ब्रिक पीसीज होते हैं जो बूरे होते हैं ईंटों का, पत्थर का जो टुकड़े है वो हो गया, पीट मॉस, FIM जेली, रॉक वूल प्लग हो गया,
ठीक है। ये जो रॉक वूल प्लग है लगता है ऐसा लकड़ी जैसा लगता है, लकड़ी के टुकड़े जैसा लगता है, ठीक है। अब देखो पॉट जो होते हैं उसमें ड्रेनेज होल होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो मीडिया को ना रेशो में यूज़ करते हैं, जैसे ब्रिक पीसीज, स्टोन पीसीज और केक, उसका जो रेशो है 1:1:1 की रेशो में करेंगे, ठीक है। कंटेनर के नीचे सबसे पहले चारकोल का एक बड़ा सा टुकड़ा रख लेंगे बॉटम में, फिर ऊपर जो मीडिया है इस रेशो में डाल देंगे, ठीक है। फिर एपिफिटिक ऑर्किड के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं चारकोल और ट्री फर्न फाइबर को 1:1 की रेशो में करते हैं, ठीक है। और कंटेनर में होल करना है। अब एपिफिटिक ऑर्किड है तो ये पेड़ों पे ग्रो करता है ना, तो ट्री फर्न फाइबर यूज़ करते हैं। फिर ये बोला है कि जो ट्रेडिशनली जो क्ले पॉट होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बढ़िया होते हैं बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जो इसका जो नेचर होता है ना मिट्टी का, वो क्या होता है, पोरस नेचर होता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट कर देता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। अब बिगिनर है तो इतना आइडिया नहीं होता है पानी कितना देना है, और ओवर वाटरिंग सही नहीं है ऑर्किड के लिए, तो क्ले पॉट यूज़ कर लो, और साथ में ये सस्ते भी होते हैं, ठीक है। बास्केट क्यों बढ़िया होती है, बास्केट जब करेंगे ना, वुडन बास्केट यूज़ करेंगे, उसमें सर्कुलेशन बहुत बेटर होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ड्राइनेस भी हो जाती है मीडिया में, ठीक है। तो आपको पता है ओवर वाटरिंग हार्मफुल है, ठीक है। अगर ड्राई हो जाए उसका फिर भी सोल्यूशन है, आप क्या करो, इसको उठा के डिप कर लो पानी में, ठीक है। तो रैपिड ड्राइंग होती है मीडिया की, स्पेशली इन हॉट समर। तो वाटरिंग करेंगे बाय डिपिंग बास्केट, डायरेक्ट बास्केट को पानी में डिप कर लो, ठीक है। और ये डिपिंग ऐसे नहीं कि हर दिन डिपिंग ही करते रहो आप, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होती है, ठीक है, नहीं तो ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर टेरेस्ट्रियल और ग्राउंड ऑर्किड है, ठीक है, उसको अगर आपने प्लास्टिक पॉट में लगाना है तो ये मीडिया यूज़ करो, सैंड मड FYM 1:1 की रेशो में टेरेस्ट्रियल ऑर्किड में, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल ऑर्किड है ग्राउंड में लगता है तो मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, ठीक है। और जो एपिफिटिक ऑर्किड है वो ट्री पे ग्रो करते थे तो ट्री फर्न फाइबर यूज़ किया है, ठीक है। अब है कोकोनेस्ट, ये बहुत ही बढ़िया कंटेनर है, ठीक है। ये कोकोनट बास्केट है, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरिडा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो दिस यूनिक स्पन कोकोनट फाइबर बास्केट, ठीक है, ये एक नेस्ट की तरह होती है, घोंसले की तरह होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर है इसमें, ठीक है, ताकि क्या है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। द कोकोनेस्ट प्रोवाइड एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू फाइन ग्रोइंग रूट्स। तो कोकोनेस्ट इसीलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी प्रॉपर मेंटेन रहती है, ठीक है। फ्लोरिडा से आया ये कंसेप्ट, कंटेनर है ये कोकोनेस्ट, ठीक है। फिर कुछ और पॉटिंग मीडिया है, ठीक है। तो ऑस्मंडा हो गया, जो ऑस्मंडा होती है रूट फाइबर होता है किसका, ऑस्मंडा रीजिया का, ये एक फर्न है, ठीक है। ये हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, अच्छी पकड़ होती है इसकी, ठीक है। और इसमें क्या डिसएडवांटेज है, ये महंगा होता है। पॉलीपोडियम फाइबर है फिर नेक्स्ट मीडिया, ठीक है। पॉटिंग मीडिया में गमले में पॉलीपोडियम फाइबर डाल दो, उसमें आप ऑर्किड ग्रो करो। ये पॉलीपोडियम वल्गेयर की रूट से बना है, ठीक है। पॉलीपोडियम ये भी एक फर्न है। अब इसमें भी क्या है, ये भी ऑस्मंडा की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, ठीक है। बट इसकी जो पकड़ है और एरिएशन है बढ़िया होती है। और इसको जब आप यूज़ करोगे ना, इसमें आपने थोड़ी सी मिट्टी के साथ मिला के यूज़ करना होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन बढ़िया मेंटेन होता है। जबकि जो ऑस्मंडा है ना, ये फर्न है, इसमें खुद मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसमें आपको सॉइल के साथ मिक्स करके यूज़ नहीं करना होता है। फिर स्पैगनम मॉस है, बॉग मॉस, ये सस्ता होता है, अच्छी इसमें वाटर ऑब्जर्विंग पावर होती है, केमिकली इनर्ट है, ठीक है। देखो जितने भी जो मीडिया होते हैं ना, पॉटिंग मीडिया, ये केमिकली इनर्ट ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि ये थोड़ा सस्ता भी होता है, ठीक है। इसको भी दूसरे मीडिया के साथ मिक्स करके ग्रो कर दो, नाम याद रख लो, स्पैगनम मॉस। फिर है ट्री फर्न, जो ट्री फर्न होता है ये भी अच्छा है, ड्यूरेबल है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के आप कुछ मीडिया ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये तो पढ़ा ही है आपने, ब्रोकन ब्रिक हो गया, प्यूमिस ग्रेन्यूल कर सकते हैं, ब्रोकन केक हो गया, बार्क हो गया, ठीक है। फिर कुछ सिंथेटिक मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये देखो हाइड्रोपोनिक ऑर्किड, तो इससे आपको ये पता लगा कि ऑर्किड को हाइड्रोपोनिक्स में भी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से ग्रो करेंगे ना, तो स्पैगनम मॉस का यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे पॉटिंग करनी है, पहले आपने कंटेनर के बारे में पढ़ा, फिर मीडिया के बारे में पढ़ा, अब कैसे पॉटिंग करते हैं। तो बोला है आफ्टर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर पॉटिंग कंटेनर और मीडिया, ठीक है,
फिर पॉटिंग करेंगे हम, ठीक है। जब हम पॉटिंग करेंगे तब आपने प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने उसके जो न्यूली डेवलप रूट वगैरह है उसको डैमेज कर लिया, कि किस डेवलप है वो डैमेज कर दी, तो केयरफुली आपने पॉटिंग करनी है, ठीक है। तो बोला है कि जब एपिफिटिक ऑर्किड को हम पॉट करते हैं तो केयर शुड बी टेकन नॉट टू ब्रेक कीकीज या एरियल शूट, ठीक है। अब डेंड्रोबियम में कीकीज होते हैं और वांडा में एरियल शूट होते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई डैमेज नहीं करना है ऑर्किड को, प्रॉपर लेबलिंग करनी है उसके बाद, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने पॉट को फिल करना है कंपोस्ट मटेरियल से, ठीक है, 1/3 ऑफ हाइट तक, ठीक है। उसके बाद ऑर्किड को प्लांट करना है। अब प्लांट करने का क्या तरीका है, अगर तो मोनोपोडियल को लगा रहे हो तो सेंटर में लगाओ, ठीक है, क्योंकि मोनोपोडियल की ग्रोथ ऐसे होती है ना वर्टिकल, तो इस तरह ग्रो करेगा। और अगर आपने सिम्पोडियल को ग्रो करना है तो साइड में ग्रो करेंगे, ठीक है, एज ऑफ द कंटेनर ग्रो करेंगे। और इस तरह ग्रो करेंगे ना कि जो ओल्ड स्यूडोबल्ब है वो एज की तरफ आए और न्यू ग्रोथ सेंटर की तरफ हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये तरीका है मोनोपोडियल को प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ पॉट। कौन कौन से एग्जाम्पल है वो आपको पता है, ठीक है। और जो सिम्पोडियल है उसको हम कहाँ ग्रो करेंगे, इस तरह ग्रो करेंगे कि ओल्ड स्यूडोबल्ब एज ऑफ द पॉट आए और जो यंगेस्ट है वो सेंटर की तरफ ग्रो करे, ठीक है, ताकि जो न्यू शूट है उनको काफ़ी जगह मिल जाए स्टेम को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जब एज में लगाएंगे तो पूरा कंटेनर पड़ा है ग्रो करने के लिए, ठीक है। फिर बोला कि अगर आपका पॉटिंग जो मीडिया है वो काफ़ी कोर्स है, ठीक है, ज़्यादा है, तो फिर इस तरह से ग्रो करना है ना। एक तो फाइन टेक्सचर होता है मीडिया, कई बार कोर्स टेक्सचर मीडिया होता है तो जगह ज़्यादा घेरता है, तो इतना उसको भर देना है कंटेनर में कि जो पॉट का लेवल है ना वो 1 से 2 सेंटीमीटर खाली रहे टॉप में, टॉप शुड फिल्ड, ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो पॉट लेवल, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेफियोपेडिलम का आपको पता है सिम्पोडियल है, विदाउट स्यूडोबल्ब है, ठीक है। जब इसमें स्यूडोबल्ब नहीं है तो ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें कोशिश करना है जब आप पॉट में फेफियोपेडिलम लगाओगे, एक तो सिम्पोडियल है, ठीक है, तो इसको साइड में लगाओगे, एज से लगाओगे, और टॉप को सिफेगनम मॉस से ढक देना है। जो सिफेगनम मॉस होती है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करती रहेगी इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें स्यूडोबल्ब तो है नहीं है तो कैसे इसको मॉइस्चर मिलेगा, तो सिफेगनम मॉस को हम इसमें रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिपोर्टिंग कब करनी है, जब कंपेलिंग रीजन हो। हर टाइम रिपोर्टिंग नहीं करना शौक में, ठीक है। जब आपको ज़रूरत लगे, या तो आपका पॉट है वहाँ आपको लगे कि यार एरिएशन पूरा है, हवा अच्छे से नहीं जा रही है, तब कर लो रिपोर्टिंग। या आपको ऐसा लगे कि रूट और शूट की ग्रोथ इतनी हो गई है कि उन्होंने ऊपर तक पॉट का जो रिम है ना वो तक कवर कर लिया है, ओवरलैपिंग हो गया है, ओवर क्राउडिंग हो गई है, तब कर लो रिपोर्टिंग, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग को अगर आप ना काफ़ी देर बाद करते हैं, अगर रिपोर्टिंग को नेग्लेक्ट करते हैं पॉट को काफ़ी लंबे टाइम तक, तब ना रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आती है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो न्यू शूट और रूट है वो टूट जाए रिपोर्टिंग के दौरान। तो रिपोर्टिंग जब करोगे प्रॉपर टाइम पे करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। तो देखो रिपोर्टिंग कब करते हैं, एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में करते हैं, हर साल करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्किड। ये एक जनरल लाइन है कि रिपोर्टिंग इज डन एवरी ईयर, ठीक है। तो डिटेल में देखो एनुअली रिपोर्टिंग किस में करते हैं, फेलेनोप्सिस में, फेफियोपेडिलम में, कैलेंथे में, डेंड्रोबियम में, पीपीसीडी। अल्टरनेट एक साल छोड़ के किस में करते हैं, ओओसीडी, ठीक है। ये पीपीसीडी है, ये ओओसीडी है। ऑन्सीडियम, ओडोंटोग्लोसम, कैटलिया, डेंड्रोबियम। हर तीसरी साल किस में करते हैं, वांडा, ठीक है, तो ये याद रखना, और सिम्बीडियम, ठीक है। और एक होती है टस्क ऑर्किड, टस्क ऑर्किड होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत कम रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। अब देख लो, इट इज स्ट्रेस्ड अगेन रिपोर्टिंग कैन बी सीरियली डिस्टर्ब प्लांट, तो नॉट डन अननेसेसरली। तो रिपोर्टिंग जो होता है ना प्लांट को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, केयर से करनी पड़ती है, और फिर भी बहुत चांसेस होते हैं कि रूट और शूट डैमेज हो, इसीलिए अननेसेसरली मत करो। जब ज़रूरत हो, कोई कंपेलिंग रीज़न हो तभी करो। रिपोर्टिंग कब करेंगे, एक्टिव ग्रोइंग सीजन में ही करो, ठीक है। एटलीस्ट तब करो जब न्यू रूट अपीयर हो, ठीक है, दैट इज वेजिटेटिव ग्रोथ इज एक्टिव, ठीक है। जैसे आप प्लांट को लगाते हैं ना, पहले तो देखो ये रूट सिस्टम अच्छा ग्रो नहीं किया होगा, जब प्रॉपर ग्रो करेगा, न्यू रूट अपीयर हो रही हो, तब आप करो रिपोर्टिंग, ठीक है। टेक्निक ऑफ पॉटिंग डिफिकल्ट फॉर, चाहे आप एक्सपर्ट हो या न्यू हो, आपको प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्ट होती है टेक्निक, ठीक है।
फिर बोला है टू रिमूव रूट बॉल, जैसे गमला है, ठीक है, इसमें ऑर्किड लगाया हुआ है, फिर रीपॉटिंग करनी है, तो इसके चारों तरफ की जो मिट्टी, जो रूट बॉल होता है, उसको हटाने के लिए हम नाइफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी डेड रूट हो गई, श्रीवल्ड स्यूडोबल्ब है पुराने वाले, या जितना भी ये ओल्ड पॉटिंग मटेरियल है, सबको रिमूव करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, अगर आप सिम्पोडियल ऑर्किड की रीपॉटिंग कर रहे हो, जैसे कैटलिया, डेंड्रोबियम, ओडोंटोग्लोसम है, तो 3 से 5 स्यूडोबल्ब रिटर्न करने हैं, ठीक है। जो ये ऑर्किड आप यहाँ से ले जाओगे ना रीपॉटिंग के लिए, इसमें कम से कम 3 स्यूडोबल्ब होने चाहिए, ठीक है। आपको पता है जो श्रीवल्ड या डैमेज्ड स्यूडोबल्ब है वो हटा देंगे हम, बट इतना मत हटाना कि 3 स्यूडोबल्ब भी ना रहे, कम से कम 3 स्यूडोबल्ब होने चाहिए और मैक्सिमम 5 स्यूडोबल्ब होने चाहिए, ठीक है। शुड नॉट लेस देन 3, मोर देन 5। When old pseudobulb back bulb are removed, ensure must have eye। जब आप pseudobulb वगैरह को हटाएंगे ना, जो एक्स्ट्रा होंगे, तो आपने ये ध्यान देना है कि उसमें आई होनी चाहिए, ठीक है। आई होनी चाहिए, क्योंकि ये आई जब हम ग्रो करेंगे ना इस pseudobulb को, फिर यहाँ से स्प्राउट आते हैं और नया ऑर्किड बनता है। These back bulb pseudobulb planted in small pot within 2-3 ईयर, वहाँ से एक ऑर्डिनरी प्लांट, ठीक है, बनता है, ठीक है। तो आई ज़रूरी होना चाहिए। द पॉट, कंटेनर, पेन, बास्केट शुड लार्ज इनफ। जो ये पॉट आप कंटेनर यूज़ करोगे ऑर्किड को ग्रो करने के लिए, ये इतना तो बड़ा होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 शूट तो आए। अगर आप सिम्पोडियल ऑर्किड को ग्रो कर रहे हो, वो आपको पता है इस तरह से सेकेंडरी स्टेम प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। तो कंटेनर इतना छोटा भी ना हो कि उसको ग्रोथ के लिए जगह ही ना मिले, एटलीस्ट 2 शूट तो आए और नई ग्रोथ के लिए स्पेस हो, ठीक है। और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ रिटार्ड हो जाए, फ्लावरिंग रिटार्ड हो जाए, ठीक है। जब बहुत बड़ा पॉट यूज़ करेंगे तो क्या होता है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है और फ्लावरिंग भी रुक जाती है, ठीक है। वाइल रीपॉटिंग द प्लांट इज हेल्ड एट बेस, ये वही बोला कि जब रीपॉटिंग करेंगे, यहाँ से आपने ले लिया इस गमले से निकाल के ऑर्किड, ठीक है, यहाँ पे जब रीपॉटिंग कर रहे हैं ऐसे पकड़ेंगे उस प्लांट को पहले बेस पे, ठीक है। उसके बाद फिर मीडिया वगैरह डालते हैं, ठीक है। ओल्ड रूट लीव रिमूव्ड, ये वही है कि जब भी रीपॉटिंग के लिए किसी को लेते हैं ना ऑर्किड को एक पॉट से, तो सारे जितनी भी ओल्ड रूट हो गई, ओल्ड शूट हो गई, डेड डैमेज्ड हो गया कोई पार्ट, कोई डैमेज्ड फॉलिएज है, ठीक है, उसको हटा देंगे। जितने भी श्रीवल्ड स्यूडोबल्ब है सबको हटा देंगे। इतना भी नहीं हटाना कि 3 से कम स्यूडोबल्ब रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट है, तो ये बोला ऑर्किड को पोरस सबस्ट्रेट में ग्रो करो ताकि वाटर प्रॉपर मेंटेन रहे, ओवर वाटरिंग ना हो, ठीक है। ये डोज है 5 से 12 लीटर पानी होना चाहिए पर मीटर पर आवर, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर कुछ वन लाइनर है, कैटलिया जो सिम्पोडियल ऑर्किड है उसको हवाई की जो महिलाएं हैं हेयर डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। फिर एक वैरायटी है जेवेल ऑर्किड, वैल्यू फॉर इट्स ब्यूटीफुल लीव्स, ठीक है, इसके पत्ते सुंदर होते हैं। फिर कुछ ब्रीडर है, डॉक्टर फोया सिंह, डॉक्टर अब्राहम इज एसोसिएटेड विद ऑर्किड, ऑर्किड ब्रीडिंग से रिलेटेड है फोया सिंह और अब्राहम, ठीक है। कोल एंड बार्क, ये भी पॉटिंग मीडिया में यूज़ करते हैं, पढ़ा था ना, कोयला हो गया, बार्क हो गया, ठीक है। अब ये कुछ डाटा है, ठीक है, इसको आप अपडेट कर लेना, ठीक है। नीदरलैंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेम्परेट ऑर्किड, थाईलैंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल ऑर्किड। कुछ बुक में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसको नीदरलैंड लिखते थे, कुछ में थाईलैंड लिखा था। तो जो कंक्लूजन ये निकला, अगर टेम्परेट ऑर्किड की बात हो रही है तो नीदरलैंड है, और अगर ट्रॉपिकल ऑर्किड की बात हो रही है तो थाईलैंड है, ठीक है। एक बार इसको अपडेट भी कर लेना। मलेशिया लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्किड है, जापान लीडिंग इंपोर्टर ऑफ ऑर्किड है, ठीक है। तो लीडिंग एक्सपोर्टर है मलेशिया, इंपोर्टर है जापान, ठीक है। तो प्रीवियसली जो मलेशिया है ना 8वें नंबर पे था एक्सपोर्ट में, ठीक है, फिर ये लीडिंग एक्सपोर्टर बन गया था, ठीक है। अब इस डाटा को आप दोबारा अपडेट भी कर लेना, ठीक है। रिसेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड कौन सा फॉलो होता है, मेरिस्टम कल्चर। मैंने बताया था ना टिश्यू कल्चर कमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में मेरिस्टम कल्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरिस्टम कल्चर से मैरी क्लोन बनते हैं, ठीक है। मैरी क्लोन क्या होता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, डिट्टो, जैसा पेरेंट है उसकी तरह होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको पता है जो ऑफाइरिस है वो मिमिक्री करती है, जो स्पीशीज़ है, ठीक है। फिर जो लिप होता है हाईली पॉलीमॉर्फस होता है, ज़्यादातर किसमें,
लेडी स्लीपर ऑर्किड में, इसको रिस्पॉन्सिबल ऑर्किड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिसुपिनेशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब हार्वेस्टिंग, ठीक है। देखो जो ऑर्किड है ना, देखो जैसे ये है ऑर्किड का प्लांट, ठीक है, मोनोपोडियल में ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। सिम्पोडियल में इस तरह है ऑर्किड, ये बहुत सारे स्यूडोबल्ब सेकेंडरी शूट है, ठीक है, यहाँ इसकी इन्फ्लोरेसेंस हो गई, ठीक है। अब देखो तो देखो ऑर्किड को यहाँ तो उसकी इन्फ्लोरेसेंस और पेडंकल इसको कट करते हैं हार्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर पूरा जो बुशी है पूरा नीचे से ही करते हैं, जैसे इस पे 2-3 इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, या तो ये पेडंकल से करेंगे इसको हार्वेस्ट, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, यहाँ पूरा ही नीचे से उठा लिया बुश के साथ, ठीक है। तो देखो ऑर्किड को कब हार्वेस्ट करेंगे, देखो जब ऑर्किड का फूल खुलता है ना उसके 3-4 दिन के बाद मैच्योर होता है ऑर्किड का फूल, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग ऑर्किड फ्लावर डोंट मैच्योर अंटिल 3 to 4 डे आफ्टर दे ओपन। फिर कुछ बुक्स में ये लिखा है कब हार्वेस्ट करते हैं, जब 30 से 40% फूल खुल जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। कैटलिया में कब हार्वेस्टिंग होती है, 3 to 4 डेज आफ्टर फुल ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जब फूल खुलता है उसके 3-4 दिन के बाद हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैच्योर ही 3-4 दिन के बाद होता है फ्लावर। फिर वेस्ट लाइफ देख लो 14 दिन की है। स्टोरेज टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री। सिम्बीडियम में, डेंड्रोबियम में, फेलेनोप्सिस में, फेफियोपेडिलम में जब सारे फूल खुल जाएं, ठीक है, और ये इसकी वेस्ट लाइफ है 14 से 21, 14 से 21, 14 से 21, 25 से 30 डिग्री फेफियोपेडिलम में है, ठीक है। टेम्परेचर देख लो, सिम्बीडियम में 1 से 4 डिग्री पे स्टोर करते हैं, डेंड्रोबियम को 5 से 7 डिग्री पे स्टोर करते हैं, फेलेनोप्सिस को 7 से 10 डिग्री पे स्टोर करते हैं, और फेफियोपेडिलम को इतनी डिग्री पे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपने ये टेबल इसी तरह याद करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा आ जाए डेंड्रोबियम को हार्वेस्टिंग का पूछ लिए जाए तो कुछ बुक्स में ये लिखा है जब 2 से 3 बड स्टिल अनओपन्ड, मतलब सारी बड खुल चुकी होगी, सारे फ्लावर खुल चुके होंगे, सिर्फ 2-3 बड अनओपन्ड है, तो यही लाइन एज इट इज है, ठीक है। और अगर जनरली ऑर्किड को स्टोरेज का पूछ लिया जाए तो सीधा ये 5 से 7 डिग्री करना है, ठीक है। तो इस टेबल में हर तरह के पॉसिबल हार्वेस्टिंग का जो स्टेज है, वेस्ट लाइफ है, स्टोरेज पीरियड है, सब मैंने इसमें आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर टाइम, प्रॉपर स्टेज, प्रॉपर मेथड होना चाहिए हार्वेस्टिंग का, ठीक है। इससे क्या होता है, क्वालिटी बढ़िया रहती है इन्फ्लोरेसेंस की, ठीक है। जनरली ऑर्किड फ्लावर डोंट मैच्योर अंटिल 3-4 डेज आफ्टर दे ओपन, ठीक है। हार्वेस्टिंग शाम के टाइम करते हैं। अगर हार्वेस्टिंग को मैच्योरिटी से पहले कर दे ना फूलों को हार्वेस्ट, ठीक है, हमने बोला था जब फूल खुलेगा उसके 3-4 दिन बाद मैच्योर होगा फ्लावर। अगर मैच्योरिटी से पहले हार्वेस्ट किया जाए तो फूल में विल्टिंग हो जाती है, ठीक है, वो मुरझा जाते हैं। डार्क कलर के फूल, जो फूल कलरफुल होते हैं ना डार्क कलर, उनका टेम्परेचर 5.5 डिग्री ज़्यादा होता है, ठीक है। लेटेंट हीट पड़ी थी ना, फूलों का जो टेम्परेचर है इसमें ज़्यादा होता है, किसमें, डार्क कलर फ्लावर में। वाइट कलर का जो फूल होता है वो थोड़ा कम गर्म होता है। अब देखो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो सन रे कम ऑब्जर्व होती है ना, तो कम गर्मी लगती है। अगर डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होती है सन रेज की, तो यही कंसेप्ट है, ठीक है। कैटलिया, सिम्बीडियम, फ्लावर कट, पेडंकल, जो कैटलिया और सिम्बीडियम को जब हार्वेस्ट करते हैं तो पेडंकल से कट करते हैं, जैसे ये फूल है, ठीक है, ये पेडंकल, यहाँ से जो पेडंकल है ना इन्फ्लोरेसेंस जिससे अटैच होती है वहाँ से हार्वेस्ट करते हैं, पानी में डिप करते हैं ताकि लेटेंट हीट रिमूव हो जाए। अगर डेंड्रोबियम या अरेंडा को हार्वेस्ट करना है तो एंटायर स्प्रे नीचे से ही हार्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको पानी में डिप करते हैं। फिर पल्सिंग तो आपको पता ही है, 5% सुक्रोज इसका यूज़ करते हैं 12 घंटे के लिए, और ये HQC का यूज़ होता है, ठीक है, ये हर जगह सेम ही है, ठीक है। ये डोज इसकी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक प्लांट में 8 से 10 स्पाइक होते हैं ऑर्किड में, ठीक है, बाकी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते हैं, ये जनरल है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट कर दिया ना, बताया ना मैंने, कईयों को पेडंकल से हार्वेस्ट करेंगे, कईयों को एंटायर स्प्रे हार्वेस्ट करेंगे। तो ये स्पीशीज देख लो किस में एंटायर स्प्रे हार्वेस्ट की है। देखो जैसे ग्लैडियोलस की ग्रेड थी ना, ऑर्किड में कोई स्पेशल ग्रेड नहीं होती है, ठीक है। इसका जो प्राइस फिक्स होता है वो डिपेंड करता है स्पाइक की लेंथ कितनी है, कितने फूल है स्पाइक में, कितना साइज है, इसके बेस पे उसका प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है।
सम टाइम नंबर ऑफ लेटरल ब्रांचेस, इनफ्लोरेसेंस में कितनी लेटरल ब्रांचेस है वो भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज, स्टोरेज मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बट जनरली अगर पूछेंगे तो ये है स्टोर्ड एट 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 से 14 दिन के लिए। ऑर्किड जो होते हैं लॉन्ग लिव्ड प्लांट होते हैं, ठीक है। रैपिंग मटेरियल, ठीक है, जो ऑर्किड होते हैं ना उनकी स्पाइक को हम क्या करते हैं, रैप करते हैं पॉलीथीन से, ठीक है। जो ये पॉलीथीन होता है ना इसको पहले डिप करते हैं इतने 8 HQC एट द रेट 25 ppm, इसमें डिप करेंगे उस पॉलीथीन को, फिर उसको रैप कर देंगे, जो स्पाइक का बेस होता है ना उसको रैप कर देंगे, ठीक है। जैसे स्पाइक को हार्वेस्ट करते हैं ना, बेस में कॉटन, जो मॉइस्ट कॉटन है वो लगा देते हैं, उसके बाहर से ये पॉलीथीन को रैप करते हैं, ठीक है। ये जो पॉलीथीन है उसको पहले डिप करेंगे इसमें, ठीक है। फिर है पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। जो सिर्फ मीडियम के स्पाइक है उसको 10 फूल एक बॉक्स में करते हैं पैक। कैटलिया के जो स्पाइक होते हैं इनको फ्लोरिस्ट बॉक्स में करते हैं। तो ये सब वन लाइनर है, ठीक है, आप पढ़ लेना जो याद होगा, ठीक है। जो डेंड्रोबियम है उसको क्या करेंगे, 4 डजन स्प्रे एक बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। कीपिंग वेट कॉटन एट कट एंड रैप्ड विद पॉलीथीन रैपर कीप मेंटेन ह्यूमिडिटी। फिर ये देखो पल्सिंग सोल्यूशन है, होल्डिंग सोल्यूशन है, रैपिंग मटेरियल है, ठीक है। 50 गाज पॉलीथीन डिप्ड इन 25 ppm HQC। वेस्ट लाइफ की बात करेंगे, ऑर्किड जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। जिन ऑर्किड की स्पाइक कट की है, ठीक है, जिनको पेडंकल पोर्शन से कट किया हुआ है, उसका जो लोअर पोर्शन है उसको कट कर देना है 0.75 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसको पानी में डिप करना है, ऐसे पानी में जिसमें प्रिजर्वेटिव हो, ठीक है। और जो स्प्रे टाइप जिनको कट किया होगा उसमें क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर जो बेसल एंड है वो कट करना है, और उसके बाद उसको गर्म पानी में डालना है 38 डिग्री पे, जो गर्म हुआ है पानी। फिर उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होने चाहिए उन पानी में, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको निकाल देंगे, 5 डिग्री पे रखते हैं उस पानी को, ठीक है। इससे क्या होता है, हार्डनिंग होती है, ठीक है। तो आप ये देखना, ये सब जो पॉइंट है ना ये याद करने के ही है, ठीक है। पहले बेसिक आपको आना चाहिए, बाकी तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये फिर उससे एक लेवल ऊपर है। ये ऑर्किड क्या है, सेंसिटिव है इथिलीन के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और फ्लोराइड टॉक्सिसिटी किस में होती है बताना मुझे। फिर बोला है फोलियर एप्लीकेशन, अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम मोलिब्डेट, बोरिक एसिड का करेंगे तो वेस्ट लाइफ इंक्रीज होती है ऑन्सीडियम की, ठीक है, जो डांसिंग ऑर्किड है। फिर हाइड्रोक्विनोलिन है, उससे क्या होता है, वेस्ट लाइफ इंक्रीज होती है और फ्लावर ओपनिंग होती है, ठीक है। फिर डिसऑर्डर बोले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ड्राई सेपल इंजरी होती है ऑर्किड में, किस वजह से होती है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, और स्मोक हो। फिर है डिफॉर्म्ड फ्लावर, ब्राउनिंग ऑफ थ्रोट, ठीक है, तो फ्लावर डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो किस वजह से होती है, चिलिंग इंजरी। ऑर्किड को स्टोर करने का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री है, अगर इससे कम पे स्टोर करेंगे तो चिलिंग इंजरी हो जाती है, ठीक है। अब देख लो, अगर पोलन को स्टोर करना हो ना ऑर्किड में, पोलिनियम, तो कितना टेम्परेचर होता है, 7.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर कुछ डिजीजेज है, हर्ट रॉट पाइथोप्टोरस होता है, पीथियम से क्या होता है, पीथियम रॉट, ठीक है। तो हर्ट रॉट होता है पाइथोप्टोरस से, पीथियम रॉट होता है पीथियम से। फिर पेटल और फ्लावर ब्लाइट होता है बोट्राइटिस से, ठीक है। फिर है लीफ स्पॉट हो गया, सर्कोस्पोर और फाइलोस्टिक्टा। कुछ अल्टरनेरिया भी होता है, वो होता है इस तरह से, वो नहीं है इसमें। सर्कोस्पोरा और फाइलोस्टिक्टा लीफ स्पॉट होते हैं। अब इंसेक्ट पेस्ट है, स्नेल होते हैं, स्लग होते हैं, मेजर पेस्ट है ऑर्किड में, ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, मेटाल्डिहाइड। तो आपको ना एक एक इंसेक्टिसाइड, एक एक फंजीसाइड जो कॉमन है ना वो पता होना चाहिए। जैसे माइट में कैरेथेन डालते हैं तो पता होना चाहिए आपको। मैजिस्टर यूज़ करते हैं, कैटरपिलर के लिए मेटासिस्टॉक्स यूज़ करते हैं। एफिड और स्केल हो तो डाइमिथोएट और थिमेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन आएगा कि माइट के कंट्रोल के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन आएगा मेटाल्डिहाइड हो गया, मैजिस्टर हो गया, थिमेट हो गया, ठीक है, मेटासिस्टॉक्स हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कैरेथेन और मैजिस्टर माइट के लिए यूज़ करते हैं। फिर स्कैरियडी, ये फैमिली है, ठीक है, फंगल गेस्ट बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, जो पॉटिंग मीडिया हम यूज़ करते हैं ना ऑर्किड को ग्रो करने के लिए, उसको कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है। तो पॉटिंग मीडिया को इससे बचाना है, ठीक है। मिलीबग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक वन लाइनर है, एट्राजिन एल्कलॉइड आर नॉट प्रेजेंट इन ऑर्किड, ठीक है। उसके बाद कुछ डिस्कशन ग्रुप था हमारा, इसमें देखो एक चीज़ आप ये याद रखना, एक जो ऑर्किड
का जो ट्यूबर होते हैं कुछ में, उसका आटा तैयार करते हैं, ठीक है। फिर उस आटे से बनाते हैं सालेप, ठीक है। ड्रग मेड फ्रॉम ऑर्किड सालेप, ठीक है। एक ऑर्किड का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है शीहू, याद रखना, ऑर्किड का प्रोडक्ट है शीहू, बनता है ऑर्किड से, ठीक है। और एक पॉपुलर बीवरेज बनती है ऑर्किड की, उसको बोलते हैं सालूप, ठीक है। इस वजह से जो सालेप ऑर्किड होता है ना, उसकी रूट बहुत कॉस्टली होती है। मतलब ये जो ट्यूबर है ना, ये ट्यूबर जिस ऑर्किड का है उसका नाम सालेप ऑर्किड है, ठीक है, सालेप ऑर्किड। तो ये प्रोडक्ट याद रख लो, सालेप आएगा, सलूप आएगा, शिहू आएगा, ये ऑर्किड से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एक फायम है, ठीक है, ये मेडागास्कर टी है, चाय की तरह है ये, ठीक है। मेडागास्कर टी फाइम, वो किससे बनती है? ऑर्किड से। कौन सी स्पीशीज से बनती है? जुमरेला फ्रेग्रेंस। उसके बाद यही है कि एयर लेयरिंग नेवर यूज्ड इन ऑर्किड, ठीक है। तो देखो कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा है वांडा में एयर लेयरिंग यूज होती है। तो अब MCQ प्रैक्टिस करके ही इसका पता लगेगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो जिस चीज़ पे मुझे डाउट होता था वो मैं अलग से लिख देती थी, ठीक है। किसी बुक में मैंने पढ़ा है एयर लेयरिंग नेवर यूज्ड इन ऑर्किड, और पीछे लिखा है मैंने वांडा बाय कटिंग, उसके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। बट एक जगह मैंने पढ़ा है वांडा के लिए एयर लेयरिंग यूज़ करते हैं, तो देखो कितना कंट्रडिक्शन है। फिर एस्कोसेंट्रम बाय किकी ऑफ शूट, ठीक, किकीज और ऑफ शूट अभी तक हम डेंड्रोबियम में पढ़ते थे, ठीक है। तो एक एस्कोसेंट्रम है, ठीक है। इसमें एडिशन है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं ना, वो आप वन लाइनर की फॉर्म में ऐड करते रहो। फिर है ऑर्किड यूज्ड इन चमनप्राश, ठीक है, चमनप्राश में भी यूज होता है। ऑर्किड वैरायटी एक एक्टर के नाम पे, एस्कोसेंडा शाहरुख खान, ठीक है। फिर डेंड्रोबियम अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो ये देख लो इंपॉर्टेंट वैरायटी। जो ऑर्किड है वो सिंगापुर का नेशनल फ्लावर है, ठीक है। तो इस तरह वन लाइनर आप ऐड करते रहो अपने नोट्स में, ठीक है। अब देख लो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐसी वैरायटीज भी है, ठीक है। PGR GA3 जिब्रेलिक एसिड ऑर्किड में यूज करते हैं, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी ऑर्किड की सोनिया 28, सोनिया 17। हैप्पी वैलेंटाइन डे वो मॉथ ऑर्किड की वैरायटी है, बताओ मॉथ ऑर्किड किसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेक्सा जेनरिक हाइब्रिड इन होल प्लांट किंगडम इज फ्रॉम ऑर्किड, जिसको बोलते हैं कैलेंथे डोमिनी। ऑर्किड फॉर हैंगिंग बास्केट, मैंने बताया था ना, दो तो वो हो गए, फॉक्स टेल फर्न हो गए, कैट टेल फर्न हो गए। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है रिंको स्टाइलिस, वांडा, एरेकेनिस, कैटलिया, मॉथ ऑर्किड, डेंड्रोबियम। pH क्या होता है ऑर्किड के लिए? 5.5 से 6.5, ठीक है। स्यूडोबल्ब जो होता है डेंड्रोबियम का, उसको यूज करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव के लिए। फर्स्ट टिश्यू कल्चर ऑर्किड में 1960 में किया था मोरेल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ग्रोन ऑर्किड एंड इजी अवेलेबल, गुड फॉर कट फ्लावर, फेलेनोप्सिस, ठीक है। ऑर्किड हैव 3 लोब्ड लेबिलम, टॉल एंड स्लेंडर। तो 3 लोब्ड लेबिलम किस में होता है? स्पेटो ग्लोटिस में, जिसको ग्राउंड ऑर्किड भी बोलते हैं, ठीक है। गुड फॉर हैंगिंग बास्केट, रिंको स्टाइलस एरिड्स, वांडा। गुड फॉर इंडोर, फेफियोपेडिलम सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, पढ़ा था ना हमने इंडोर के लिए, फेफियोपेडिलम। फिर सिम्प्रीपोडियम और कैलेंथे। फिर कैटलिया जो ऑर्किड है, लार्ज फूल होते हैं इसमें, फ्रेग्रेंस होते हैं, ठीक है, फ्रेग्रेंट, इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। हेयर डेकोरेशन में यूज करती है हवाई की महिलाएं, डिस्कवर्ड इन 1824। सिम्बीडियम फॉर डेकोरेशन पर्पस, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्किड के हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्किड। तो देखो फर्स्ट सेक्सा जेनरिक हाइब्रिड इन होल प्लांट किंगडम, ये आपको पता होना चाहिए, कैलेंथे डोमिनी, ठीक है, बिलेंड्रे गैरी ने दिया ये। उसके बाद एस्कोसेंडा का क्रॉस पता होना चाहिए, एस्कोसेंट्रम इंटू वेंडा, एरेंडा का एरेकेनेस इंटू वेंडा, एरिडो वेंडा, एरिड्स इंटू वेंडा, वेंडोप्सिस फेलेनोप्सिस इंटू वेंडा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर एडिबल ऑर्किड कौन सा है जिसको खाते हैं? तो वेनिला था ना, वेनिला ऑर्किड था जिससे वेनिलिन प्रोड्यूस होता था। फिर है यूज्ड 4 टाइप ऑफ ऑर्किड फॉर चमनप्राश इन इंडिया, 4 स्पीशीज है ऑर्किड की जिसको चमनप्राश बनाने में यूज करते हैं। चाइना में जो डेंड्रोबियम है उसको हम टॉनिक की तरह यूज करते हैं, एनाल्जेसिक की तरह, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह यूज करते हैं। तो देखो मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी, ठीक है। फिर बोला है कि ऑर्किड को मलेरिया, टीबी, अस्थमा, ठीक है, कहीं घाव हो जाए, बर्न हो जाए, रिमेटिज्म, इन सब में भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर है ऑर्किड की जो ये फाइस है ना, ये फिशिंग नेट इन इंडिया, ठीक है, इससे फिशिंग नेट बनती है।
फिर जो रिंको स्टाइलस रेट्यूसा है, ठीक है, ये भी हेयर को एडॉर्नमेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, बालों में लगाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हवाई में किसको लगाते थे, कैटलिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किसको लगाते हैं, रिंको स्टाइलस। कैटलिया को लगाते हैं हेयर एडॉर्न हवाई, ठीक है। फिर डॉक्टर अब्राहम हो गया, फोया सिंह हो गए, ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है, ऑर्किड ब्रीडिंग से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्किड डे न्यूट्रल है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ऑर्किड स्पाइक ब्रांच्ड पेनिकल है, फ्रूट कैप्सूल है। 50,000 से 60,000 सीड होते हैं एक फ्रूट में, ठीक है। उसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रूलिंग वेराइटी, एराकेनस की मैगी होए, एरंडा की क्रिस्टिन, एरेंथेरा की जेम स्टोरी, ऑन्सीडियम की गोल्डन शावर, एस्कोसेंडा की यिप्सुम वाह, वांडा की मिस जुआक्विम, डेंड्रोबियम की सीजर, टॉमी, पेम्पाडोर, स्पेलबाउंड, ठीक है। उसके बाद है स्टेट फेमस फॉर ऑर्किड कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, और वेस्टर्न घाट, ठीक है। इंडिया हैज़ 7% ऑफ वर्ल्ड ऑर्किड डाइवर्सिटी, ठीक है। कलिम्पोंग हेवन ऑफ ऑर्किड किसको बोलते हैं, कलिम्पोंग। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्किडोलॉजी कौन है, जोहन लिंडेली, ठीक है। ऑर्किड हाउस हैव कन्वीनियंट हाइट, 3 मीटर तक होना चाहिए हाइट ऑर्किड हाउस की। ऑर्किड एंड रेडोडेंड्रॉन जीन सेंचुरी सिक्किम, सिक्किम में ऑर्किड और ब्राश का फूल होता है ना, उसकी जीन सेंचुरी है, ठीक है। वहाँ पे जर्म प्लाज्म स्टोर है, कहाँ, सिक्किम में। मेडिसिनल यूज़ क्या है ऑर्किड का, एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट की तरह ग्रीस में, ठीक है। ओफियो ग्लॉसम वल्गेयर है, उसको एंटीडोट की तरह यूज़ करते हैं स्नेक बाइट। अगर सांप काट लेना तो जो ऑफियोग्लोसम वल्गेयर है, ये ऑर्किड है, इसको उसके एंटीडोट की तरह यूज़ करते हैं। जो वांडा पार्वीफ्लोरा है, उसको एंटीवायरल, एंटी कैंसरस यूज़ करते हैं इसको। मेजर फैक्टर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्किड ब्रीडिंग इज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्किड ब्लेटिया परप्यूरिया, ठीक है, ग्रोन बाय पीटर कॉलिंसन, हु वाज फर्स्ट अमंग वेस्टर्न टू ग्रो ऑर्किड। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड क्लेंथे डोमिनी, ठीक है, जो क्लेंथे मसूका क्लेंथे फरकाटा के क्रॉस से बना हुआ है 1852 में, जॉन डोमिनी। फर्स्ट बाई जेनरिक हाइब्रिड है फायस ग्रैंडीफ्लोरस और क्लेंथे के बीच में। फर्स्ट सेक्सा जेनरिक हाइब्रिड किसने बनाया है, ब्रिलेंडेरा ग्रे 1982, ठीक है। फर्स्ट ऑर्नामेंटल ऑर्किड क्या है, सिप्रीपीडियम, ठीक है। फर्स्ट मेरिस्टम टिप कल्चर इन सिम्बीडियम स्पीशीज बाय मोरेल 1960। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम किस में है, डेंड्रोबियम लिंडेली, ठीक है। लार्जेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम किस ऑर्किड में है, फेफियोपेडिलम इंसाइनी। येलो कलर कंस्टिट्यूटेड बाय फेफियोपेडिलम इंसाइनी, ठीक है, तो येलो कलर के ऑर्किड इससे बने हैं। डॉक्टर फोजा सिंह अब्राहम ऑर्किड से रिलेटेड है। ज्वेल ऑर्किड जो है, इसकी सुंदर पत्तियां होती है। सीडो बल्ब डेवलप इन फर्स्ट पेयर ऑफ ट्रू लीव, ठीक है, तो ये बोला जो फर्स्ट पेयर की जब लीव राइज होती है ना, वहाँ सीडो बल्ब डेवलप होता है। सीडो बल्ब ऑफ डेंड्रोबियम टोकाई यूज्ड एज ओरल कंट्रासेप्टिव। मोस्ट ऑर्किड आर डे न्यूट्रल, ठीक है। लाइट रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2000 से 6000, ठीक है। रिपोर्टिंग हर साल करते हैं, एक्टिव ग्रोथ सीजन में करते हैं। कोल और बार्क जो है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। गाइनीशियम इन कॉलम रेस्टिंग प्लेस फॉर इंसेक्ट टू कैरी आउट इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। ऑर्किड आर सेंसिटिव टू इथिलीन इंजरी एंड चिलिंग इंजरी, ठीक है, स्पेशली जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं। जो सिम्पीडियम ऑर्किड है उसके बारे में ये डिटेल है, ठीक है। सिक्किम में एक न्यू हाइब्रिड बना है सिम्पीडियम ऑर्किड का, दीनदयाल, सरदार और नमो। इंटरनेशनल अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्किड कहाँ है, लंदन में। फिर इन्फ्लोरेसेंस बता दिए आपको, ठीक है। रेसीम किस में होती है, डेंड्रोबियम में। स्पाइक ऑन्सीडियम और फेलेनोप्सिस में होती है। ब्रांच्ड पेनिकल किस में होती है, क्लिस्टोसोमा में। पॉलिनेशन इंसेक्ट की वजह से होती है, कई बार सांप भी करते हैं, ठीक है। फिर जो डेंड्रोबियम एंटीनेटम है वो क्लिस्टोगेमी शो करते हैं, ठीक है, ये देख लेना, तो सेल पॉलिनेशन होती होगी इसमें। कॉमन मीडियम फॉर एपिफिटिक ऑर्किड कौन से है, ऑस्मंडा। पॉलीएम्ब्रियोनी किस में है, सिम्बीडियम डेंसिफ्लोरम और सिम्बीडियम पेंडुलम। तो ऑर्किड में पॉलीएम्ब्रियोनी भी है, क्लिस्टोगेमी भी है, ठीक है। हायर एंड फास्ट सीड जर्मिनेशन किस में होती है, जब कुडसन मीडियम में ग्रो करते हैं ऑर्किड के सीड को, ठीक है। फिर है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन 20 से 25 डिग्री। शूट ग्रोइंग ऑन ऑर्किड प्लांट कॉल्ड कीकीज। सिम्बायोटिक सीड जर्मिनेशन सीड इन राइजोक्टोनियस स्पीशीज, ठीक है। जब सिम्बायोटिक सीड जर्मिनेशन करनी है ना अपने फंगस की, तो
राइजोक्टोनिया स्पीशीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। राइजोक्टोनिया रैपन हो गया, ठीक है, लेग्यूमिनोसा हो गया, म्यूकोरॉइड्स हो गया। सीड वाइबिलिटी इन ऑर्किड, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है। मेलाकाइट ग्रीन डाई कितनी होनी चाहिए, 0.1%। मैरी क्लोनिंग किस में करते हैं, ऑर्किड में करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर करते हैं ना, उससे फिर मैरी क्लोन बनते हैं, तो मैरी क्लोनिंग किस में होती है, ऑर्किड में। फिर है प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड, क्या यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड 2 से 6%। मेजर पेस्ट स्नेल और स्लग, ठीक है, कंट्रोल के लिए मेट एल्डिहाइड यूज़ करते हैं। मेजर डिजीज हार्ट रॉड, फाइटोपतेरा करते हैं, ठीक है। बोट्राइटिस क्या कॉज करता है वो बताओ मुझे। तो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर ब्रीडिंग ऑर्किड, ठीक है। अगर ऑर्किड में कोई स्पेशल करेक्टर हमें चाहिए तो किसको पेरेंट की तरह यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको ब्लू कलर के ऑर्किड बनाने हैं तो वांडा कोइलरूलिया, ठीक है। उसके बाद कोल्ड टॉलरेंस के लिए वांडा क्रिस्टाटा को, ठीक है। अगर मिनिएचर पॉटेड टाइप ऑफ ऑर्किड बनाने हैं तो वांडा प्यूमिला, ठीक है। अगर लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर के लिए करना है तो फेलेनोप्सिस मनी। लिस्टोगेमी के लिए करना है डेंड्रोबियम एंटीनेटम। और इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम में ना ये स्पीशीज जो सिम्बीडियम ट्राइगिनम है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर लार्ज साइज़ के फ्लावर चाहिए तो सिम्बीडियम हुकेरियनम, ठीक है। अगर कलर की वैरायटी चाहिए तो लोएनियम, ठीक है। मैंने इसके पीछे विबग्योर लिखा है ताकि मुझे समझ आए कि कलर के लिए। हुकेरियम के लिए मैंने बिग हुक्का ऐसे लिखा हुआ है ताकि मुझे पता है कि अगर बिग साइज़ के फूल चाहिए तो हुकेरियम स्पीशीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ब्रीडिंग के लिए ये हो गया। फिर है अगर आपको फ्रेग्रेंस चाहिए, ठीक है, तो सिम्बीडियम मुनरोनियनम। तो फिर मिनिएचर के लिए सिम्बीडियम डेवोनियनम, सिम्बीडियम लेंसीफोलियम, ठीक है। और एक मिनिएचर के लिए वांडा का भी था पेरेंट, ठीक है। उसके बाद अगर लेट फ्लावरिंग चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जुलाई अगस्त में फ्लावरिंग आए तो सिम्बीडियम साइनोसियनम, ठीक है। उसके बाद अगर वार्म सीजन के लिए चाहिए सिम्बोडियम एलोईफोलियम, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए चाहिए तो सिम्बोडियम डेंसिफोलियम, सिम्बोडियम पेंड्यूलम, ठीक है। तो ये डिफरेंट है कि अगर आपको ऑर्किड कोल्ड टॉलरेंट बनाने हैं तो किसको एज अ पेरेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको वार्म सीजन के लिए ग्रो करना है तो किसको पेरेंट करेंगे, ठीक है। फ्रेग्रेंस के लिए किसको, ठीक है। बड़े साइज़ के फूलों के लिए किसको, और मिनिएचर के लिए किसको, ठीक है। क्लिस्टोगेमी चाहिए तो किसको यूज़ करेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी चाहिए तो किसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बता दिया है। फिर बोला कि अगर आपको किस की इंडक्शन करनी है, ज़्यादा किस प्रोड्यूस करने हैं तो आपको यूज़ ऑफ ये PGR का यूज़ करना है, ठीक है। जो फायस की ये स्पीशीज़ है फिशिंग नेट बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अगर बालों को सजाना हो तो रिंको स्टाइलिस का यूज़ करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। हवाई में करते हैं कैटलिया का यूज़। फिर ये प्रोडक्ट है फार्म मेडागास्कर चाय होती है ये सालेप, ठीक है। इसको आप देख लेना एक बार, सालेप, ठीक है। सालेप आटे को बोलते हैं, ठीक है। जो ट्यूबर है स्पीशीज मैंने आपको बताई थी, सालेप ऑर्किड का जो ट्यूबर है उसका जो आटा है उसको सालेप बोलते हैं, ठीक है। सालूप जो है वो बीवरेज होती है, इस सालेप का यूज़ करके बीवरेज बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सलूप, ठीक है। चीहू हो गया और चमनप्राश। तो ये वन लाइनर है ग्लॉस्टस की बुक में, ठीक है। जितना लेक्चर में पढ़ा है ना उसमें कुछ भी एक भी ऐसा पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा इस बुक में, ठीक है। फैमिली बता दी है मैंने, इंडियन ओरिजिन के बता दिए, न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कौन से है पता है आपको, फूल के बारे में मैंने बता दिया है, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड आपको पता है, ठीक है। सिम्बीडियम क्या है, टॉप 10 कट फ्लावर है वर्ल्ड मार्केट का, ठीक है। ट्रॉपिकल ऑर्किड किसको बोलते हैं, डेंड्रोबियम को, ठीक है। उसके बाद फिर मोनार्की में कुछ ऑर्किड को बोलते हैं, मोनार्की ऑफ ऑर्किड पैफियोपेडिलम में। फिर है कौन से टेरेस्ट्रियल है, कौन से ट्रॉपिकल है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मोनोपोडियल सिम्पोडियल का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑर्किड की क्लासिफिकेशन मैंने बोल दिया, कौन से मोनोपोडियल है, सिम्पोडियल है, कौन से एपिफिटिक है, कौन से ट्रॉपिकल है, ठीक है। वेलेमन के बारे में आपको पता है, कॉलम के बारे में आपको पता है, टेपल के बारे में आपको पता है, पोलिनिया के बारे में आपको पता है, इन्फ्लोरेसेंस आपको बता दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इम्पॉर्टेंट ऑर्किड के स्पीशीज जेनरा है वो मैंने आपको सब बता दिए है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ड्रग है, चिनशिहू, ये सब मैंने आपको बता दिया है। टेम्परेचर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, कैसे याद करना है वो भी आपको बता दिया है। एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ये भी बता दिया हाई ह्यूमिडिटी चाहिए ऑर्किड को, ठीक है। इसके जो मीडिया है, नुडसन है, ऑस्मुंडा है, सब बता दिया है। रीपॉटिंग कब करनी चाहिए वो आपको पता है। एक एक पॉइंट आपने सब कर रखा है, तो इसको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका जो PDF है वो ड्राइव में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये देखो जो डिफरेंट ऑर्किड के जेनेरा है, उससे रिलेटेड जेनेरा कौन कौन से है आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। वैरायटीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट वैरायटी सब बता दी है। फिर ये असेंस की बुक है, ठीक है। कालिम्पोंग हेवन ऑफ ऑर्किड बोलते हैं, लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्किडेरियम होती है 3 मीटर की हाइट होनी चाहिए। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सब ऑलरेडी आपके नोट्स में मैंने आपको पढ़ा दिए है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना, ये सब आपने पढ़ा। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड, फर्स्ट ऑर्नामेंटल हाइब्रिड, बाय जेनरिक, सेक्स जेनरिक, मेरिस्टम टिप कल्चर के लिए किसने पहले किया था सिम्बिडियम में, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम, लार्जेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद ये देख लो जेनेरा हो गए, फिर उससे रिलेटेड उसके कॉमन नेम क्या है, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी कवर हो गई है, ठीक है। तो जो मैंने अभी लेक्चर करवाया है ना, उसमें हर एक चीज़ है, ठीक है। अगर आप कुछ भी पढ़ोगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अलग से लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मैं बोलना चाहूँगी, इसको रीडिंग कर लेना आप खुद, ठीक है। ये देखो, ये भी मैंने अभी बताया कि कौन कौन से पेरेंट्स यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, ठीक है। नेचुरल हाइब्रिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो दोनों जो ये ग्लॉस्टस है, असेंस है, ठीक है, दोनों को स्कैन करके मैंने ड्राइव में ऑलरेडी इसको रख दिया है, ठीक है। बाकी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है ऑर्किड के लिए। चलो इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को यहीं कंप्लीट करती हूँ। और आप लोग ना रिवीजन करते जाओ, बार बार रिवीजन करते जाओ, MCQ की प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू।